हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमओएस क्लासेस। इस वीडियो में हम 8th क्लास साइंस एनसीईआरटी की जो न्यू बुक है क्रियोसिटी, इसके चैप्टर नंबर 4 इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिक एंड हीटिंग इफेक्ट्स को रीड करेंगे। अब यहाँ पर आपको कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, जैसा कि 8th क्लास की जो ये न्यू बुक है एनसीईआरटी साइंस की क्रियोसिटी, इसके हर चैप्टर की स्टार्टिंग में कुछ क्वेश्चंस दिए जाते हैं आपकी क्रियोसिटी बढ़ाने के लिए, आपकी उत्सुकता बढ़ाने के लिए। और जब हम चैप्टर को रीड करते हैं तो हमें इन क्वेश्चंस के आंसर्स पता चल जाते हैं। तो यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस हैं, इनको रीड कर लेते हैं। देखिए, इफ़ वी डोंट हैव एन इलेक्ट्रिक लैम्प, अगर हमारे पास इलेक्ट्रिक लैम्प नहीं है, वाइल मेकिंग एन इलेक्ट्रिक सर्किट, और हम एक इलेक्ट्रिक सर्किट बना रहे हैं विद एन इलेक्ट्रिक सेल, और किसके साथ, एक इलेक्ट्रिक सेल के साथ हम एक इलेक्ट्रिक सर्किट बना रहे हैं, लेकिन हमारे पास कोई इलेक्ट्रिक लैम्प नहीं है। इज देयर एनी अदर वे थ्रू विच वी कैन फाइंड आउट इफ़ करंट इज़ फ्लोइंग इन द सर्किट। अब अगर आपके पास लैंप नहीं है और आप इलेक्ट्रिक सेल का यूज़ करके इलेक्ट्रिक सर्किट बना रहे हैं, तो क्या कोई और ऐसा तरीका है जिससे कि आप ये पता कर सकें कि उस इलेक्ट्रिक सर्किट में से करंट फ्लो कर रहा है या नहीं, जबकि आपके पास इलेक्ट्रिक लैंप नहीं है। लैंप होता तो ईजी होता, लैंप अगर ग्लो करने लग जाएगा, लैंप जलने लग जाएगा, तो आप कहेंगे कि सर्किट में करंट फ्लो कर रहा है, लेकिन लैंप तो है ही नहीं। अगर लैंप नहीं है तो फिर आप कैसे पता करेंगे कि उस सर्किट में करंट फ्लो कर रहा है या नहीं। उसके बाद एक और क्वेश्चन है, इज़ इट पॉसिबल टू मेक टेम्परेरी मैग्नेट्स, क्या ये पॉसिबल है कि हम टेम्परेरी मैग्नेट्स बना पाएँ। हाउ कैन दीज बी मेड, और ये कैसे बनाई जाती है। उसके बाद देखिए, वी कैन जनरेट हीट बाय बर्निंग फॉसिल फ्यूल्स एंड वुड, यानी कि हम फॉसिल फ्यूल्स जला के, जैसे कोयला होता है, और वुड जलाकर हम हीट जनरेट कर सकते हैं। बट हाउ इज़ हीट जनरेटेड इन वेरियस इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज, लेकिन अलग अलग तरह के जो ये इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज होते हैं, जैसे आपकी प्रेस होती है, ठीक है, या जैसे आपकी रॉड होती है, गीज़र होता है, इनमें हीट कैसे जनरेट होती है, जबकि ये इलेक्ट्रिकल अप्लायंस होते हैं। उसके बाद एक और क्वेश्चन है, हाउ डू वी नो इफ़ अ सेल और अ बैटरी इज़ डेड, हम कैसे पता करें, हम कैसे ये जानें कि कोई सेल या कोई बैटरी डेड है या नहीं। कैन ऑल सेल्स एंड बैटरीज बी रिचार्ज, क्या सभी सेल्स और बैटरीज को रिचार्ज किया जा सकता है। और अगर आपके खुद के कुछ और क्वेश्चन हैं तो यहाँ पर आप शेयर कर सकते हैं। तो जब हम इस चैप्टर को रीड करेंगे तो ये जो क्वेश्चंस यहाँ पर हमने अभी पढ़े हैं, इन क्वेश्चन के आंसर हमें इस चैप्टर की रीडिंग वीडियो में मिलेंगे। तो रीडिंग वीडियो को पूरा देखिएगा और ध्यान से देखिएगा। अब आगे बढ़ने से पहले ज़रा इस चैप्टर का नाम एक बार फिर देखते हैं। चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिक एंड हीटिंग इफेक्ट्स, यानी कि इस चैप्टर में हम इलेक्ट्रिसिटी के जो मैग्नेटिक इफेक्ट है उनके बारे में भी पढ़ेंगे, और इलेक्ट्रिसिटी से जो हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस होता है, यानी इलेक्ट्रिसिटी से जो हीट प्रोड्यूस होती है, उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। तो आइए अब हम इस चैप्टर की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। इट वॉज द डे ऑफ द साइंस एग्जीबिशन, ये साइंस एग्जीबिशन का डे था। एंड द स्कूल वॉज बजिंग विद एनर्जी, और पूरे स्कूल में बहुत एक तरह से कह सकते हैं हलचल थी, गूंज थी, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स आए होंगे, हलचल मची होगी, बातें कर रहे होंगे। जैसा कि यहाँ पर आप ये यहाँ पर देख भी सकते हैं, ये साइंस एग्जीबिशन चल रही है, जिसमें यहाँ पर इस स्टूडेंट ने ये मॉडल बनाया हुआ है, ये आप देख सकते हैं। तो इसी के बारे में यहाँ पर अब हम पढ़ने भी जा रहे हैं। यहाँ पर मोहिनी एंड आकर्ष अलॉन्ग विद देयर फ्रेंड्स वेंट फ्रॉम वन एग्जिबिट टू अनदर। तो ये जो एग्जीबिशन थी स्कूल में, अब इसमें क्या चल रहा था कि जो मोहिनी और आकर्ष है और उनके जो दोस्त हैं, वो एक एक एग्जिबिट पे जा रहे थे, यानी कि पहले एक जगह एक स्टॉल पे गए, वहाँ देखा क्या लगा हुआ है, फिर दूसरी जगह गए, वहाँ देखा क्या लगा हुआ है। ईगरली एक्सप्लोरिंग डिफरेंट मॉडल्स, और अलग अलग मॉडल्स को बड़े ही ध्यान से देख रहे थे, बहुत ही उत्सुकता से देख रहे थे। आस्किंग क्वेश्चंस एंड टेकिंग नोट्स, क्वेश्चंस पूछ रहे थे मॉडल से रिलेटेड, जो भी एग्जीबिशन थी, जो भी किसी ने मॉडल तैयार किया था उसके बारे में पूछ रहे थे, लिख रहे थे, नोट्स तैयार कर रहे थे। वन सिंपल मॉडल रियली फैसिनेटेड देम, एक बड़ा ही सिंपल सा मॉडल था जिसने उनको बड़ा फैसिनेट किया, मतलब बड़ा ही कह सकते हैं अट्रैक्ट किया या हैरान कर दिया। इट वॉज अ वर्किंग मॉडल ऑफ अ लिफ्टिंग इलेक्ट्रोमैग्नेट, यानी कि ये एक मॉडल था लिफ्टिंग इलेक्ट्रोमैग्नेट का, जिसमें कि मैग्नेट के द्वारा किसी चीज़ को उठाया जा रहा था। लेकिन ये मैग्नेट नॉर्मल नहीं थी, इसका नाम दिया गया इलेक्ट्रोमैग्नेट, यानी इलेक्ट्रिसिटी से जो मैग्नेट जनरेट होती है ना, इलेक्ट्रिसिटी का जो मैग्नेटिक इफेक्ट होता है उसका यूज़ किया जा रहा था। विच वॉज डिस्प्लेड बाय देयर सीनियर सुमाना, और ये जो एग्जीबिशन थी, ये वाला जो एग्जिबिट था, ये वाला जो मॉडल था, ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेट लिफ्टिंग का जो मॉडल था, ये उनकी सीनियर थी सुमाना, उनके द्वारा ये डिस्प्ले किया गया था। In it, instead of a hook like a typical crane, there was an iron nail
रैप्ड विद अ वायर। अब देखिए नॉर्मल अगर आपने क्रेन देखी है तो क्रेन में एक हुक होता है और उस हुक को किसी चीज़ में जैसे अटका दिया जाता है फिर उसको उठा लिया जाता है। लेकिन यहाँ पर जो ये मॉडल था इसमें कोई वैसा हुक नहीं था जैसा कि क्रेन में होता है कि किसी चीज़ को उठाने के लिए, बल्कि इसमें एक आयरन नेल थी। ये इसको ज़रा दोबारा देख रहे थे यहाँ पर, ये जो मॉडल था इसमें एक आयरन नेल थी और उसके चारों तरफ वायर लिपटी हुई थी विच वॉज कनेक्टेड टू अ बैटरी। और ये वायर फिर किससे कनेक्टेड थी? बैटरी से कनेक्टेड थी। अब आगे देखते हैं कि काम कैसे कर रहा था ये मॉडल। व्हेन सुमाना क्लोज द सर्किट, जब सुमाना सर्किट को क्लोज करती थी, सर्किट क्लोज करने का मतलब होता है स्विच ऑन कर देना। जब वो स्विच ऑन करती थी या दूसरे शब्दों में सर्किट को जब वो क्लोज करती थी, द नेल पिक्ड अप आयरन पेपर क्लिप्स लाइक अ मैग्नेट। अब ध्यान से देखिए कि वहाँ पर कुछ आयरन पेपर क्लिप्स पड़े हुए थे और जैसे ही सुमाना वो स्विच को ऑन करती थी तो वो जो नेल थी ना जिसके चारों तरफ वायर लिपटी हुई थी वो उन आयरन पेपर क्लिप्स को अपनी तरफ खींच लेती थी, एकदम से पकड़ कैच कर लेती थी कह सकते हैं, जैसे मैग्नेट करती है। आप किसी आयरन के टुकड़े को, लोहे के टुकड़े को मैग्नेट के पास लाओ, मैग्नेट उसे खींच लेता है अपनी तरफ। ऐसे जैसे वो स्विच ऑन कर रही थी तो ये जो नेल थी जिसके चारों तरफ ये जो आयरन नेल थी जिसके चारों तरफ में वायर लगी घूमी हुई थी, वायर लपेटी गई थी, जैसे ही स्विच ऑन होता था ये जो आयरन नेल थी जिसके चारों तरफ वायर थी ये आयरन पेपर क्लिप्स को अपनी तरफ खींच लेती थी, बिल्कुल जैसे मैग्नेट खींचती है। इसका क्या मतलब हुआ कि जब वो स्विच ऑन कर रही थी तो वो जो आयरन नेल थी ना जिसके चारों तरफ वायर लिपटी हुई थी वो उस टाइम पर एक मैग्नेट का काम कर रही थी, ठीक है। और जैसे ही स्विच क्लोज होता है फिर वो मैग्नेटिज्म उसका खत्म हो जाता है, वही यहाँ बताया गया। वैन शी ओपन द सर्किट, ओपन द सर्किट का मतलब होता है स्विच ऑफ कर देना। द क्लिप फेल ऑफ, तो फिर वो जो आयरन पेपर क्लिप्स थे ना जो कि चिपके होते थे उस आयरन नेल के साथ वो फिर गिर जाते थे, क्योंकि फिर वो जो आयरन नेल का जो मैग्नेटिज्म था वो ख़त्म हो जाता है। तो यहाँ पर आपने अभी तक समझा कि एक जैसे मान लीजिए एक रफली एग्जांपल दे रहा हूँ, ये आयरन नेल है, इसके चारों तरफ इस तरीके से हम कह सकते हैं कि वायर लिपटी हुई है, ठीक है। और जैसे ही इसमें स्विच ऑन किया जाता है तो ये जो आयरन नेल होती है ना उस समय के लिए ये एक मैग्नेट का काम करती है और यहाँ पर जो छोटे छोटे आयरन क्लिप्स पड़े होते हैं उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेती है। और जैसे ही स्विच ऑफ होता है इसका मैग्नेटिज्म ख़त्म हो जाता है और ये आयरन जो पेपर क्लिप है ये नीचे गिर जाते हैं। तो ये टेम्परेरी मैग्नेट होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेट जो होती है, जब तक उसमें करंट जा रहा है तब तक वो मैग्नेट का काम करेगी और जैसे ही करंट बंद हो जाएगा मैग्नेट का काम खत्म हो जाएगा, यानी मैग्नेटिज्म इफेक्ट खत्म हो जाएगा। अब देखिए आगे क्या बताया गया। मोहिनी एंड आकाश वर सरप्राइज्ड, दोनों हैरान रह गए। यहाँ पर अगर आप इस पिक्चर को देखेंगे तो इसमें ये मॉडल आप देख सकते हैं, ठीक है। अब इसमें अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर ये बैटरी आपको नज़र आ रही है, ये बीच में ये आयरन नेल नज़र आ रही है जिसके चारों तरफ वायर लिपटी हुई है और जैसे यहाँ पर ये स्विच ऑन किया जाता है ये पेपर क्लिप्स नज़र आ रहे होंगे आपको नीचे की तरफ। तो जैसे स्विच ऑन होता है तो उस टाइम पर ये आयरन नेल मैग्नेट का काम करती है, इसमें मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस हो जाता है और ये आयरन पेपर क्लिप्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेती है, खींच लेती है एक मैग्नेट की तरह। और जैसे स्विच ऑफ किया जाता है इसका मैग्नेटिज्म ख़त्म हो जाता है और ये आयरन पेपर क्लिप नीचे गिर जाते हैं। और यहाँ पर आप ये पिक्चर को ज़रा ध्यान से देखेंगे तो ये जो क्रेन है इसमें कोई हुक नहीं है, इस क्रेन में आपको यहाँ हुक नज़र नहीं आएगा, बल्कि यहाँ पर देखिए कि ये आयरन ये सब जो आयरन की बनी हुई चीज़ें हैं ये चिपकी हुई हैं यहाँ पर, बिल्कुल वैसे जैसे लोहा मैग्नेट के साथ चिपक जाता है। यानी कि ये वाला जो आयरन का पार्ट है इसमें मैग्नेटिक इफेक्ट है जिसकी वजह से मैग्नेट का काम कर रहा है और ये आयरन की बनी हुई इन चीज़ों को अपने साथ ये उठा रहा है बिना हुक के। तो ये मैग्नेटिक इफेक्ट होता है आयरन इलेक्ट्रिसिटी का, वही चीज़ यहाँ पर बताई गई है। तो मेन चीज़ हम यही पढ़ रहे हैं यहाँ पर अभी कि इलेक्ट्रिसिटी से मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस होता है, ठीक है। अब आगे देखते हैं इसके बाद हमें क्या बताया गया है। दे रिमेंबर्ड, यहाँ पर किसकी बात हो रही है? यहाँ पर बात हो रही है मोहिनी की और आकर्ष की और उनके साथ जो उनके फ्रेंड होंगे। दे रिमेंबर्ड लर्निंग अर्लियर इन द चैप्टर एक्सप्लोरिंग मैग्नेट्स क्यूरियोसिटी ग्रेड 6, जैसा कि चैप्टर से क्लास 6 ग्रेड 6 में आपने एक्सप्लोरिंग मैग्नेट में जो पढ़ा होगा दैट मैग्नेटिक मटेरियल्स वर अट्रैक्टेड बाय मैग्नेट, के जो मैग्नेटिक मटेरियल होते हैं जैसे लोहा होता है ये मैग्नेट के द्वारा अट्रैक्ट किया जाता है, मैग्नेट इसको अपनी तरफ खींचता है। एंड दैट आयरन वॉज अ मैग्नेटिक मटेरियल, हमने ये भी पढ़ा था 6th क्लास में कि जो आयरन होता है वो मैग्नेटिक मटेरियल है तो मैग्नेट उसको अपनी तरफ खींचती है। बट इन सुमानाज मॉडल
देयर वॉज नो मैग्नेट, लेकिन सुमाना के केस में तो कोई उस सुमाना ने जो मोटर बनाया था उसमें तो कोई मैग्नेट थी ही नहीं, ओनली एन इलेक्ट्रिक सर्किट, उसमें तो इलेक्ट्रिक सर्किट था। और मैं ये लगभग पूरा कंसेप्ट अभी आपको समझा चुका हूँ कि किस तरीके से वो मैग्नेटिक इफेक्ट वहाँ प्रोड्यूस हो रहा था। भले ही मैग्नेट नहीं थी, लेकिन उस आयरन नेल के चारों तरफ वायर लिपटी हुई थी। जैसे ही करंट ऑन होता है, उसमें करंट फ्लो करता है, तो वो आयरन नेल उतनी देर के लिए, जब तक करंट फ्लो हो रहा है, मैग्नेट का काम करती है और वो आयरन पेपर क्लिप को अपनी तरफ खींच लेती है। दे वर सो एक्साइटेड दैट दे वॉन्टेड टू ट्राई इट आउट देमसेल्फ। वो इतने एक्साइटेड हो गए कि उन्होंने कहा हम खुद इस एक्सपेरिमेंट को करके देखेंगे। अब यहाँ पर हम एक एक्टिविटी देखने जा रहे हैं और यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, डज एन इलेक्ट्रिक करंट हैव अ मैग्नेटिक इफेक्ट। क्या इलेक्ट्रिक करंट में मैग्नेटिक इफेक्ट होता है, ये हम इस एक्टिविटी के द्वारा देखेंगे। तो यहाँ पर देखिए क्या क्या बताया गया है। कलेक्ट अ मैग्नेटिक कंपस, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये एक मैग्नेटिक कंपस है। ये इसमें निडल देख रहे हैं, ये आप, ये जो निडल होती है ना, यही मैग्नेट होती है। और इसे कंपस नीडल को टाइनी मैग्नेट, छोटी मैग्नेट भी कहा जाता है। तो ये आपने याद रखना है कि ये मैग्नेट होगी, ठीक है ये। अब आगे देखते हैं, एन इलेक्ट्रिक सेल, इसके अलावा आपने क्या लिया, सेल लिया, जो यहाँ पर आप देख सकते हैं। अ सेल होल्डर, सेल होल्डर के अंदर इस सेल को लगाया गया, यहाँ पर साफ नज़र आ रहा है। टू ड्राइंग पेन्स, यहाँ पर दो ड्राइंग पेन्स आपको नज़र आ रही होंगी, एक ये और एक ये। अ सेफ्टी पिन, ये आपको एक सेफ्टी पिन नज़र आ रही होगी। टू नेल्स, एक नेल यहाँ पर ये कार्डबोर्ड में लगाया गया, एक नेल यहाँ पर कार्डबोर्ड में लगाया गया। टू पीसीज ऑफ कनेक्टिंग वायर्स, वन लॉन्गर एंड वन शॉर्टर, दो आपको वायर नज़र आएंगी, एक लंबी और एक छोटी। ज़रा देखते हैं, ये देख रहे हैं वायर यहाँ से यहाँ ऐसे जा रही है, ये लंबी वाली वायर है और ये छोटी वाली वायर है, ये जो यहाँ नज़र आ रही है। तो ये दो वायर भी हमने देख ली। एंड टू स्मॉल पीसेज ऑफ कार्डबोर्ड, एक कार्डबोर्ड यहाँ है, एक कार्डबोर्ड यहाँ है। अब इसके बाद देखिए क्या बताया गया है, यहाँ पर हमें ये स्विच बनाने को बताया गया है। यूजिंग टू ड्राइंग पेन्स, ये वाला जो पार्ट है ना, ये स्विच का काम करेगा, ठीक है। कैसे देखिए, यूजिंग टू ड्राइंग पेन्स, तो यहाँ पर ये दो ड्राइंग पेन्स आपको नज़र आ रही है। अ सेफ्टी पिन, ये एक सेफ्टी पिन नज़र आ रही है। एंड अ कार्डबोर्ड पीस, और ये कार्डबोर्ड पीस आपको नज़र आ रहा है। मेक अ स्विच, स्विच बनाइए, एज यू मेड इट अर्लियर इन द चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी सर्किट्स एंड देयर कंपोनेंट्स इन क्रियोसिटी ग्रेड 7। तो जैसा 7th क्लास में इस चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी सर्किट्स एंड देयर कंपोनेंट्स में हमने स्विच बनाना सीखा था, सेम ऐसे ही स्विच यहाँ पर बनेगा। उसके लिए क्या किया जाएगा, ये देख सकते हैं, सेल के साथ, वायर के साथ ऐसे कनेक्टिविटी की जाएगी। तो आगे इसी के बारे में बताया गया। प्लेस द सेल इन द सेल होल्डर, यहाँ आप देख सकते हैं कि ये जो सेल है इसको सेल होल्डर में लगाया गया है, ठीक है। आगे, फिक्स टू नेल्स टू अ पीस ऑफ कार्डबोर्ड, ठीक है, एज शोन इन फिगर 4.1a। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये एक नेल यहाँ पर लगाया गया है, एक नेल यहाँ पर लगाया गया कार्डबोर्ड में, ठीक है। उसके बाद फिक्स द मिडल पोर्शन ऑफ द लॉन्गर वायर stretched between the nails such that it is slightly above the surface of the cardboard। अब यहाँ पर आप ज़रा ध्यान से देखिएगा क्या किया गया। ये लंबी वाली वायर ये यहाँ से यहाँ तक है, इसको इस तरीके से लगाया गया कि ये वायर आई ऐसे, ये इस नेल के चारों तरफ ऐसे रैप कर दी, ऐसे ऊपर गई, आगे यहाँ रैप की गई और आगे लाके यहाँ पर इस पिन के साथ, ड्राइंग पिन के साथ इसको जोड़ दिया गया। और इधर से ये जो वायर है छोटी वाली, ये ऐसे गई और इसने इसको इस पिन के साथ जोड़ दिया। अब आगे देखिए, अटैच वन एंड ऑफ दैट वायर टू द सेल होल्डर एंड अदर एंड टू द स्विच। तो यहाँ पर एक तो ये सेल होल्डर के साथ जुड़ी हुई है वायर, ये जो ये वाली जा रही है, और एक इधर यहाँ पर जाकर ये इस स्विच के साथ, इस पिन के साथ जुड़ गई है, और ऐसे ये यहाँ से इधर से जाकर ये इसके साथ जुड़ गई है। तो एक साइड से ये सेल से जुड़ी हुई है, एक साइड से ये ड्राइंग पिन से, जो कि यहाँ स्विच का काम ये करेगा। अब आगे बताइए, आगे देखते हैं। कनेक्टेड द सेकंड वायर बिटवीन द सेल होल्डर एंड द स्विच। तो ये सेकंड वायर हम यहाँ देख ली, इस वायर की बात हो रही है, ये भी हम यहाँ पर देख चुके हैं। अब आगे देखते हैं। प्लेस द मैग्नेटिक कंपस बिनीथ द वायर बिटवीन द टू नेल्स। यहाँ पर ये जो दो नेल्स थे ना, दो कीले थी, ये और ये, इसके नीचे आप देख सकते हैं ये जो मैग्नेटिक कंपास है इसको इस वायर के नीचे रख दिया गया है इधर। अब आगे देखते हैं इसके बाद क्या कहा गया। वाइल वॉचिंग द कंपस नीडल मूव द स्विच टू ऑन पोजिशन टू अलाउ इलेक्ट्रिक करंट टू फ्लो थ्रू द वायर, फिगर 4.1b। व्हाट डू यू ऑब्जर्व। इसका ये मतलब है, पहले तो आपको ये वाली फिगर देखनी है, ये वाली फिगर देखनी है, ठीक है। इसमें आपको कहा गया आप स्विच ऑन कीजिए,
ये जो आपके मैग्नेटिक कंपास है इस पर नज़र रखिए, और जैसे ही आप स्विच ऑन करेंगे तो आपको क्या नज़र आएगा, मैं पहले ही आपको बता देता हूँ। जैसे ही आप स्विच ऑफ करेंगे यहाँ से ये करंट फ्लो होगा, और जब ये करंट फ्लो होगा, ये जो सर्किट है ना, ये सर्किट कंप्लीट हो जाएगा, और स्विच ऑन करने पे सर्किट कंप्लीट हो गया तो इसमें करंट फ्लो होगा। अब जब इस सर्किट में करंट फ्लो होगा तो इसमें मैग्नेटिक इफेक्ट भी प्रोड्यूस होगा। अब जब आप दो मैग्नेट्स को पास लाते हैं तो डिफ्लेक्शन होती है उनमें, ठीक है, वो हिलती है, ठीक है। अब ध्यान से समझिएगा, जब ये वायर में से करंट फ्लो हो रहा है तो इसमें मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस हो रहा है वायर में, और इसके नीचे ये मैग्नेटिक कंपास है, ये भी मैग्नेट, और यहाँ पर भी मैग्नेटिक इफेक्ट आ गया। तो ये जो आपकी मैग्नेटिक नीडल होती है ना, ये टाइनी मैग्नेट होती है, ये मैग्नेट डिफ्लेक्ट करनी शुरू कर देगी, यानी कभी ऐसे इधर मूव करेगी, इधर करेगी, इधर करेगी, इधर करेगी, ऐसे ऐसे लेफ्ट राइट ये हिलती रहेगी जब तक कि ये स्विच ऑन रहेगा। और ऐसा क्यों हो रहा है इसको भी आप पहले ही समझ लीजिए, हालांकि इसको बाद में हम पढ़ेंगे भी आगे अभी, कि जब आपने स्विच ऑन किया तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक्स जो सर्किट था कंप्लीट हो गया, इसमें करंट आ गया और मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस हुआ। अब इस ये वायर अभी मैग्नेट की तरह काम कर रही है, और उसके नीचे यहाँ पर ये भी मैग्नेट है। तो ये दो मैग्नेट जब पास आती हैं तो फिर इसमें ये डिफ्लेक्शंस आपको शो करता है। अब यही चीज़ें आगे भी बताई गई है, इनको भी देखते हैं। नाउ अगेन वाइल वॉचिंग द कंपास नीडल मूव द स्विच टू ऑफ पोजीशन, व्हाट डू यू ऑब्जर्व दिस टाइम। अब जब आपने इसको स्विच ऑफ कर दिया, जैसे ही स्विच ऑफ किया सर्किट क्लोज हो गया और सर्किट ब्रेक हो गया। जब आप स्विच ऑफ करते हैं तो हम कहते हैं सर्किट ब्रेक हो गया। सर्किट ब्रेक हो गया मतलब अब उसमें करंट फ्लो नहीं करेगा, और जैसे ही इसमें करंट फ्लो होना बंद हुआ, ये जो वायर थी ना, इसमें जो मैग्नेटिक इफेक्ट था वो ख़त्म हो गया। जैसे मैग्नेटिक इफेक्ट ख़त्म हुआ, ये जो मैग्नेटिक नीडल थी ना, ये कंपास थी जो, ये अपनी स्थिर पोजीशन में आ जाती है, स्टेबिलिटी में आ जाती है, फिर ये इसमें डिफ्लेक्शन बंद हो जाता है। अब आगे देखते हैं। मूव द स्विच बिटवीन ऑन एंड ऑफ पोजीशन अ फ्यू मोर टाइम्स, यानी कुछ एक बार आप कभी ऑन कीजिए कभी ऑफ कीजिए। केयरफुली ऑब्जर्व हाउ द कंपास नीडल बिहेव्स ईच टाइम, तो हर बार कंपास नीडल कैसे बिहेव करेगी। सिंपल सी बात है, स्विच ऑन करेंगे सर्किट यानी वायर में आपका मैग्नेटिक इफेक्ट आ जाएगा, तो वो जो कंपास थी जो कि मैग्नेटिक कंपास है उसमें डिफ्लेक्शन आ जाएगी। स्विच ऑफ करेंगे करंट फ्लो होना बंद हो जाएगा, और जो मैग्नेट कंपास है वो एक पोजीशन में स्टेबल हो जाएगी। अब आगे देखिए क्या बताया गया है। यू मे हैव नोटिस्ड दैट व्हेन द करंट फ्लोज द कंपास नीडल गेट्स डिफ्लेक्टेड फ्रॉम इट्स ओरिजिनल डायरेक्शन। ये मैं आपको पहले ही समझा चुका हूँ कि आप ये नोटिस करेंगे कि जब करंट फ्लो होता है तब वो जो कंपास नीडल है वो अपनी ओरिजिनल डायरेक्शन से डिफ्लेक्ट हो जाती है, हिलना शुरू कर देती है, उसमें मूवमेंट आ जाती है। व्हेन द करंट स्टॉप्स, और जब करंट रुकता है, द नीडल रिटर्न टू इट्स ओरिजिनल डायरेक्शन, तो फिर जो नीडल है वो अपनी ओरिजिनल डायरेक्शन में आ जाती है। जैसे ही करंट रुकेगा नीडल ओरिजिनल डायरेक्शन में आ जाएगी। अब आगे देखिए क्या बताया गया है। एज वी हैव लर्नड अर्लियर इन द चैप्टर एक्सप्लोरिंग मैग्नेट्स इन क्यूरियोसिटी ग्रेड 6, जैसा कि हमने ग्रेड 6 में इस चैप्टर एक्सप्लोरिंग मैग्नेट्स में हमने पढ़ा था, द कंपास नीडल इज़ अ टाइनी मैग्नेट। ये मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ, ये जो कंपास नीडल होती है ये एक छोटी मैग्नेट ही होती है ये, विच डिफ्लेक्ट, जिसमें डिफ्लेक्शन होता है व्हेन अ मैग्नेट इज़ ब्रॉट नियर इट, जब आप एक दूसरी मैग्नेट को इसके पास लाते हो तो इसमें डिफ्लेक्शन होता है, और यहाँ उस सर्किट के अंदर ही मैग्नेटिक इफेक्ट आ गया था, इसलिए इसमें डिफ्लेक्शन हो रहा था। एंड दिस मैग्नेट इफेक्ट कैन एक्ट थ्रू एनी नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स केप्ट इन बिटवीन। अब यहाँ पर जो चीज़ बताई गई है ना, इसको एक बार हम अच्छे से यहाँ पढ़ते हैं पार्ट्स में। देखिए एक्सप्लोर, ये तो हमने चैप्टर का पढ़ लिया कि 6 में भी हमने पढ़ा था। द कंपास नीडल इज़ अ टाइनी मैग्नेट, कंपास नीडल छोटी मैग्नेट होती है जिसमें डिफ्लेक्शन होता है जब एक और मैग्नेट इसके पास लाई जाती है। एंड दिस मैग्नेटिक इफेक्ट, कौन सा मैग्नेटिक इफेक्ट, जो यहाँ हमने देखा जब स्विच ऑन किया गया तो इस सर्किट में जो मैग्नेटिक इफेक्ट आया, यहाँ पर जो लाइन हम पढ़ने जा रहे हैं उसका मतलब ये जो मैग्नेटिक इफेक्ट होता है ना, ये नॉन मैग्नेटिक मटेरियल से भी क्रॉस हो जाता है और अपना असर दिखाता है, इसका ये मतलब है। एंड दिस मैग्नेटिक इफेक्ट कैन एक्ट थ्रू एनी नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स केप्ट इन बिटवीन, यानी कि ये वायर है, इसके नीचे यहाँ पर ये मैग्नेटिक नीडल है, इनके बीच में अगर कोई नॉन मैग्नेटिक मटेरियल भी होगा तो इसका जो मैग्नेटिक इफेक्ट है ना वो उसको क्रॉस करके भी चला जाएगा, और जो उसके नीचे जो मैग्नेटिक नीडल थी है उस पर अपना असर दिखाएगा और इसमें डिफ्लेक्शन होगा। इस लाइन का ये मतलब है। इसको मैं थोड़ा सा रफली आपको यहाँ बता रहा हूँ। जैसे कि मान लीजिए एक मैग्नेट है, तो मैग्नेट की ना कि ये मैग्नेटिक फील्ड होती है कुछ इस तरीके से। ये मैं बहुत ही रफली आपको ये बता रहा हूँ, इसका ये एग्जैक्ट डायग्राम नहीं है, लेकिन ये मैग्नेटिक फील्ड होती है, हालांकि वो इस तरीके से होती है कुछ इस तरीके से, ठीक है, ऐसे। तो जहाँ तक इसका असर होता है ना उसके बीच में
आप अगर कोई और मैग्नेटिक चीज़ रखेंगे तो उसमें डिफ्लेक्शन होगा। ये चीज़ आपने याद रखनी है, ठीक है। तो मैं फिर कह रहा हूँ, ये एक रफ डायग्राम है जो मैंने आपको बताया कि जो मैग्नेट होती है उसके चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड होती है, और उस मैग्नेटिक फील्ड में अगर आप दूसरे मैग्नेट लाते हैं तो फिर वो असर उस पर नज़र आता है। अब आगे देखिए, बट वाई डज द कंपस नीडल डिफ्लेक्ट व्हेन द करंट फ्लोज थ्रू द वायर। यानी कि जब वायर से जब करंट फ्लो करता है तो वो जो कंपस नीडल है उसमें डिफ्लेक्शन क्या होता है, ये मैं पहले ही आपको समझा चुका हूँ। हालांकि यहाँ भी देखते हैं क्या बताया गया है। द डिफ्लेक्शन इंडिकेट्स, ये डिफ्लेक्शन दिखाता है दैट द करंट कैरिंग वायर हैज़ अ मैग्नेटिक इफेक्ट ऑन द कंपस नीडल। इससे हमें पता चलता है कि वो जो वायर है जिसमें कि करंट फ्लो हो रहा है, वो जो करंट कैरिंग वायर है उसका जो इम्पैक्ट पड़ रहा है, प्रभाव पड़ रहा है, वो उस कंपस नीडल पे पड़ रहा है, ये हमें पता चलता है। यानी उसका मैग्नेटिक इफेक्ट उस कंपस नीडल के ऊपर पड़ रहा है। व्हेन द करंट स्टॉप्स, और जब करंट रुक जाता है, दिस मैग्नेटिक इफेक्ट डिसअपीयर, फिर ये मैग्नेटिक इफेक्ट खत्म हो जाता है। एंड द कंपस नीडल रिटर्न टू इट्स ओरिजिनल डायरेक्शन, फिर वो कंपस नीडल अपनी ओरिजिनल डायरेक्शन में आ जाती है। द रीजन अराउंड अ मैग्नेट और अ करंट कैरिंग वायर वेयर इट्स मैग्नेटिक इफेक्ट कैन बी फेल्ट सच एज बाय द डिफ्लेक्शन ऑफ अ कंपस नीडल इज सेड टू हैव मैग्नेटिक फील्ड। ये मैं अभी जो आपको समझाया था ना, वही चीज़ है कि यहाँ पर जहाँ तक इसका इम्पैक्ट होता है, जितनी इसकी ये मैग्नेटिक फील्ड होती है, उसमें आपको ये असर इसका नज़र आएगा उस कंपस नीडल के ऊपर। अगर आप कंपस नीडल को कुछ यहाँ ऐसी पोजीशन में रख देंगे, यहाँ पर जो कि इसके मैग्नेटिक फील्ड से बाहर है, फिर इसके ऊपर असर नज़र नहीं आएगा, फिर इसमें डिफ्लेक्शन नहीं होगा। लेकिन अगर ये आपकी कंपस नीडल अगर इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आ जाती है, तब इसके ऊपर असर आपको नज़र आएगा, अदरवाइज नज़र नहीं आएगा। ये पॉइंट आप याद रखिएगा। तो ये पूरा जो एरिया, ये क्या कहलाता है, मैग्नेटिक फील्ड। अब इसके बाद देखिए क्या कहा गया है, व्हेन इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज थ्रू अ कंडक्टर लाइक अ वायर। यानी कि जब इलेक्ट्रिक करंट किसी कंडक्टर से फ्लो करता है, जैसे कि वायर से, इट प्रोड्यूसेस अ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट। तो जो इलेक्ट्रिक करंट होता है वो उस वायर के चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर देता है, जैसा अभी मैंने ये यहाँ पर आपको ये दिखाया था, ठीक है। हालांकि ये रफ डायग्राम है। दिस फिनोमिना इज नोन एज द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इसको हम कहते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। यानी जो इलेक्ट्रिक करंट होता है ये मैग्नेटिक इफेक्ट क्रिएट करता है। द मैग्नेटिक फील्ड डिसअपियर्स व्हेन द करंट स्टॉप्स फ्लोइंग। जब करंट फ्लो होना बंद हो जाता है तो ये मैग्नेटिक फील्ड खत्म हो जाती है, डिसअपियर हो जाती है, और जो मैग्नेटिक इफेक्ट होता है वो भी खत्म हो जाता है। जब तक करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है, किसी कंडक्टर में से, तब तक वो वहाँ पर मैग्नेटिक इफेक्ट उसका वो दिखाई देगा, उसका प्रभाव दिखाई देगा। अब यहाँ देखिए, इस स्टूडेंट का एक क्वेश्चन लिखा गया है, वी हैव लर्नड अबाउट मैग्नेट्स एंड इलेक्ट्रिक करंट इन अर्लियर ग्रेड्स। यानी कि छोटी क्लासेस में हम मैग्नेट्स के बारे में और इलेक्ट्रिक करंट के बारे में पढ़ चुके हैं। आई यूज टू थिंक दैट देयर वॉज नो लिंक बिटवीन द टू। और मुझे ऐसा लगता था कि मैग्नेट्स और इलेक्ट्रिक करंट में तो कोई लिंक होता ही नहीं है। बट नाउ वी फाउंड दैट इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिक इफेक्ट आर इंटरलिंक्ड। लेकिन अब हमें ये पता चला कि इलेक्ट्रिसिटी में और मैग्नेटिक इफेक्ट में लिंक होता है, ये आपस में लिंक्ड होते हैं। अब यहाँ पर इसके बाद हम उस साइंटिस्ट के बारे में पढ़ेंगे जिसने सबसे पहले ये पता लगाया था कि इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म में मतलब रिलेशन होता है, एक लिंक होता है। यू हैव जस्ट नाउ मेड द सेम डिस्कवरी विच वॉज मेड बाय द साइंटिस्ट हैंस क्रिश्चियन ओरस्टेड, जो कि 1777 से 1851 थे इन 1820। ज़रा ध्यान से देखिए इस चीज़ को। आपने जो अभी ये डिस्कवरी देखी कि करंट में और मैग्नेटिक इफेक्ट में या मैग्नेटिज्म में लिंक होता है, यही सेम चीज़ इन्होंने डिस्कवर की थी 1820 में, और इस साइंटिस्ट का नाम था हैंस क्रिश्चियन ओरस्टेड, ठीक है। द डिस्कवरी दैट इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म आर लिंक्ड। इन्होंने यही डिस्कवरी की थी कि इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म में लिंक होता है। ही वॉज अ प्रोफेसर एट अ यूनिवर्सिटी इन डेनमार्क। वो डेनमार्क में एक प्रोफेसर थे, एक यूनिवर्सिटी में। इट इज़ सेड, ऐसा कहा जाता है, दैट वंस वाइल गिविंग अ डेमोन्स्ट्रेशन, एक बार वो कोई डेमोन्स्ट्रेशन दे रहे थे, या कह सकते हैं कि कुछ शो कर रहे थे, किसी को कुछ एक्सपेरिमेंट टाइप कर रहे थे। ही नोटिस्ड दैट व्हेन एवर एन इलेक्ट्रिक सर्किट वॉज क्लोज्ड और ओपन, यानी डेमोन्स्ट्रेशन के समय पर उन्होंने ध्यान दिया कि जब भी इलेक्ट्रिक सर्किट क्लोज होता है या ओपन होता है, यानी स्विच ऑन होता है, स्विच ऑफ होता है, इस तरीके से वो कर रहे थे। द नीडल ऑफ अ मैग्नेटिक कंपास रेइंग नियर बाय डिफ्लेक्टेड। तो वहाँ पर उस जगह के पास बिल्कुल, यानी कि जहाँ पर वो ये डेमोन्स्ट्रेशन कर रहे थे, इलेक्ट्रिक सर्किट को कभी
ऑन कर रहे थे, ऑफ कर रहे थे, तो वहाँ पर उन्होंने देखा बिल्कुल वहीं पर ही एक मैग्नेटिक कंपास पड़ी हुई थी और उसमें डिफ्लेक्शन हो रहा था, वो हिल रही थी अपने आप। ही इन्वेस्टिगेटेड दिस, उन्होंने इस पर थोड़ा रिसर्च किया। एंड व्हेन ही वाज सर्टेन, और जब उनको ये विश्वास हो गया दैट एन इलेक्ट्रिक करंट इंडीड प्रोड्यूस्ड अ मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि जब उन्हें ये विश्वास हो गया कि जो इलेक्ट्रिक करंट होता है वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, ही पब्लिश्ड हिज फाइंडिंग, तो उन्होंने जो भी खोजबीन की थी, जो भी उन्होंने समझा था, वो सब उन्होंने पब्लिश कर दिया। ठीक है। दिस लेड टू अदर साइंटिस्ट रिपीटिंग हिज एक्सपेरिमेंट, और फिर बाकी के साइंटिस्ट ने भी इस चीज़ को रिपीट किया तो चेक करने के लिए इफ़ दे गॉट द सेम रिजल्ट, कि क्या उनको भी सेम रिजल्ट मिले हैं। एंड फर्दर इन्वेस्टिगेटिंग द कनेक्शन बिटवीन द इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, और फाइनली फिर ये पता चल गया था, फाइनल हो गया था कि इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म में लिंक होता है, कनेक्शन होता है। अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद देखिए क्या कहा गया है, द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट हैज़ मैनी प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस, यानी इलेक्ट्रिक करंट का जो मैग्नेटिक इफेक्ट होता है इसके बहुत से प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस होते हैं, कई जगह ये यूज़ होता है। सच एज इन डिवाइसेज लाइक इलेक्ट्रोमैग्नेट्स, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स में यूज़ होता है, इलेक्ट्रिक बेल्स में यूज़ होता है, मोटर्स में यूज़ होता है, फैंस में यूज़ होता है, लाउड स्पीकर्स में यूज़ होता है, और भी बहुत सी चीज़ों में यूज़ होता है। अब यहाँ एक क्वेश्चन है, कैन वी यूज़ इलेक्ट्रिक करंट टू मेक अ मैग्नेट, क्या हम इलेक्ट्रिक करंट का यूज़ करके मैग्नेट बना सकते हैं? तो इसका उत्तर है, इसका आंसर है यस। कैसे, वो यहाँ पर हम देखेंगे। यहाँ क्या दिया गया, अगला टॉपिक है इलेक्ट्रोमैग्नेट्स, यानी कि अब हम इलेक्ट्रोमैग्नेट्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। इलेक्ट्रिसिटी के यूज़ से, इलेक्ट्रिसिटी के साथ जब हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट का यूज़ करके जब हम मैग्नेट बनाते हैं तो इसको इलेक्ट्रोमैग्नेट कहते हैं। अब इसको एक एक्टिविटी के द्वारा देखते हैं। टेक अराउंड 50 सेंटीमीटर लॉन्ग लेंथ ऑफ अ फ्लेक्सिबल इंसुलेटेड वायर, एन आयरन नेल, एन इलेक्ट्रिक सेल एंड फ्यू आयरन पेपर क्लिप्स। अब यहाँ पर आप ये सब चीज़ें देख सकते हैं, कौन कौन सी चीज़ें, एक बार फिर से देख लेते हैं। 50 सेंटीमीटर लॉन्ग लेंथ ऑफ अ फ्लेक्सिबल इंसुलेटेड वायर, ये येलो कलर की वायर आपको यहाँ दिख रही है, 50 सेंटीमीटर लंबी लेनी है, ये इंसुलेटेड वायर है, फ्लेक्सिबल वायर है। एक आयरन नेल, यहाँ पर ये आयरन नेल है यहाँ से यहाँ तक, जिसके ऊपर ये इलेक्ट्रिक वायर रैप की गई है। एन इलेक्ट्रिक सेल, यहाँ पर आप ये सेल देख सकते हैं। एंड फ्यू आयरन पेपर क्लिप्स, यहाँ पर आप ये कुछ आयरन पेपर क्लिप्स देख सकते हैं। अब उसके बाद क्या कहा गया है, टाइटली रैप्ड अ वायर अराउंड द नेल इन द फॉर्म ऑफ अ कॉइल, यानी कि आप ये वायर को इस तरीके से लपेट देंगे कॉइल की तरह, ठीक है, इस आयरन नेल के ऊपर, ठीक है, एज शोन इन फिगर 4.2, एंड सिक्योर इट विद एन एडहेसिव टेप, और इसके ऊपर आप एक अच्छे से टेप भी लगा देंगे। और आप ये भी याद रखिएगा हम कर क्या रहे हैं, हम इलेक्ट्रोमैग्नेट्स के बारे में पढ़ रहे हैं, यानी इलेक्ट्रिसिटी से कैसे मैग्नेट बनाई जाती है वो हम सीख रहे हैं। अब आगे देखिए, कनेक्ट द एंड्स ऑफ द वायर टू द सेल, यहाँ से ये ऐसे इधर सेल से जोड़ा, यहाँ इधर सेल से जोड़ा। टेक केयर टू नॉट कनेक्ट द वायर टू द सेल फॉर मोर देन अ फ्यू सेकेंड्स, ये भी याद रखिएगा कि कुछ सेकंड से ज़्यादा वायर को सेल के साथ नहीं जोड़ना, अदरवाइज द सेल में वीकन क्विकली, वरना ये जो सेल है ये जल्दी ही कमज़ोर पड़ जाएगी। अब आगे देखिए, ब्रिंग द नेल क्लोज टू द आयरन पेपर क्लिप्स एंड लिफ्ट अप, और उसके आगे डू द क्लिप्स हैंग टू द एंड्स ऑफ द नेल, यानी कि अब आपने क्या करना है, ये जो नेल है देखिए अभी आपने जोड़ दिया, आप ये एज्यूम करके चलिए कि आपने ये जो दो एंड्स थे ना इनको सेल से जोड़ दिया, अब इसमें करंट फ्लो हो रहा है और वो करंट यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। उसके बाद आप ये आयरन नेल को, ये जो पेपर क्लिप्स थे, आयरन पेपर क्लिप्स, इनके पास लेकर आए तो ये इस आयरन नेल से यहाँ पर और यहाँ पर आप देख सकते हैं चिपक जाएंगे। वही पूछा है, डू द क्लिप्स हैंग टू द एंड्स ऑफ द नेल, क्या ये इसके यहाँ पर ये चिपक रहे हैं आयरन नेल के एंड में, यहाँ पर और यहाँ पर और यहाँ पर बिल्कुल चिपक रहे हैं, क्योंकि जब तक करंट फ्लो होता रहेगा ना तब तक ये जो आयरन नेल है ये एक टेम्परेरी मैग्नेट का काम करेगा, जब तक करंट फ्लो होगा ये मैग्नेट का काम कर रहा है, और ये आपके आयरन जो पेपर क्लिप्स है ये भी तो आयरन के ही हैं, तो ये इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा, ठीक है। और इसी चीज़ को हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट, यानी इलेक्ट्रिसिटी की मदद से हमने ये मैग्नेट बना दिया। कुछ देर के लिए जब तक करंट फ्लो हो रहा है ये जो आयरन नेल है ये मैग्नेट बनी हुई है। डिसकनेक्ट द वायर फ्रॉम द सेल, सेल से वायर हटा दीजिए टू स्टॉप द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन द वायर, जिससे कि इलेक्ट्रिक करंट जो है फ्लो होना वायर में रुक जाएगा। डू द क्लिप्स फॉल डाउन, क्या तब ये क्लिप्स नीचे गिर जाएंगे? बिल्कुल गिर जाएंगे, क्योंकि जैसे ही करंट फ्लो होना बंद हुआ ये जो आयरन नेल है इसका मैग्नेटिज्म खत्म हो गया, अब ये नॉर्मल आयरन रह गया, अब इसमें अब ये मैग्नेट का काम नहीं करेगा और ये जो आयरन पेपर क्लिप है ये नीचे गिर जाएंगे। इसी चीज़ को यहाँ भी बताया गया है।
व्हेन इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज थ्रू द कोयल, कोयल मतलब ये जो आपने तार लपेटी हुई थी यहाँ पर, अब इस तार में जब करंट फ्लो हो रहा था तो इसका मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस हो रहा था और ये आयरन नेल मैग्नेट का काम कर रहा था। व्हेन इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज थ्रू द कोयल द क्लिप्स क्लिंग टू इट, तब तक तो जो क्लिप थे वो उससे जुड़े हुए थे, उसके साथ अटैच हो गए थे आयरन नेल के साथ। बट व्हेन द करंट इज स्टॉप, जब करंट रोका गया, द क्लिप्स नो लॉन्गर क्लिंग टू इट, फिर वो क्लिप्स उससे जुड़े हुए नहीं रहे। लेट अस नाउ ट्राई टू इन्वेस्टिगेट दीज ऑब्जर्वेशंस इन डिटेल थ्रू एक्टिविटी 4.3। इसी चीज़ को और ज़्यादा डिटेल में हम देखेंगे यहाँ पर एक्टिविटी 4.3 में। अब इस एक्टिविटी में देखिए क्या कहा गया है। टेक अराउंड 100 सेंटीमीटर लॉन्ग फ्लेक्सिबल इंसुलेटेड वायर, यानी कि 100 सेंटीमीटर लंबी फ्लेक्सिबल इंसुलेटेड वायर लेनी है। अ पीस ऑफ चार्ट पेपर आपको लेना है। एन आयरन नेल, एक आयरन नेल लेनी है। एन इलेक्ट्रिक सेल लेना है। 2 मैग्नेटिक कंपासेस लेनी है। एंड फ्यू, या तो आयरन पेपर क्लिप्स लीजिए या स्टील पेपर क्लिप्स लीजिए। अब उसके बाद क्या कहा गया देखिए। रोल अ पीस ऑफ चार्ट पेपर, यानी चार्ट पेपर का जो पीस है उसको रोल कीजिए। टू मेक अ सिलेंडर ऑफ डायमीटर रफली इक्वल टू द विड्थ ऑफ अ पेंसिल, यानी कि जब आप उसको रोल करेंगे पीस ऑफ चार्ट पेपर को तो उसको सिलेंडर की शेप में आ जाएगा वो। उसका डायमीटर लगभग उतना होना चाहिए जितना कि एक पेंसिल की जैसे विड्थ होती है उतना। सिक्योर इट विद एन एडहेसिव टेप, फिर उसके ऊपर आप अच्छे से टेप से उसको चिपका दीजिए, मतलब उसको टेप रैप कर देंगे उसके चारों तरफ, जैसा कि यहाँ पर ये दिखाया भी गया है। अब आगे देखिए। टाइटली वाइंड अराउंड, बल्कि इसको ऐसे पढ़ेंगे, टाइटली विंड अराउंड 50 टर्न्स of the insulated wire on the cylinder to form a cylindrical coil as shown in figure 4.3a. Secure the wire with an adhesive tape, यानी कि आप वो जो चार्ट पेपर था ना जिसको आपने घुमा के सिलेंडर की शेप में ले आए थे उसके ऊपर 50 टर्न्स बनाएंगे इस इंसुलेटेड वायर के, जैसे एक कोयल बना दी जाती है इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से आपने लपेट दिया वायर को उस चार्ट पेपर के चारों तरफ। जब पहले आपने चार्ट पेपर को सिलेंडर की शेप में बनाया और उसके बाद उसके चारों तरफ ऐसे आपने वायर लपेट दी और फिर उसके ऊपर आपने टेप लगा दी। अब आगे देखते हैं। प्लेस द कंपासेस नियर द 2 एंड्स ऑफ द सिलेंड्रिकल कोयल। अब आपने एक कंपास यहाँ पर रखी, एक कंपास यहाँ पर रखी। अब आगे देखिए। कनेक्ट द 2 एंड्स ऑफ द कोयल विद द टर्मिनल्स ऑफ द सेल एज शोन इन फिगर 4.3c। फिर यहाँ पर आपने ये इधर से सेल से जोड़ दिया, इधर से भी वायर को सेल से जोड़ दिया। एंड ऑब्जर्व द मैग्नेटिक कंपासेस, और फिर आप ये दोनों मैग्नेटिक कंपासेस को देखेंगे। डू यू फाइंड एनी डिफ्लेक्शन इन द नीडल्स ऑफ द कंपास, क्या आपको यहाँ इन दोनों कंपास के नीडल में कुछ डिफ्लेक्शन नज़र आएगा? तो मैं आपको बता देता हूँ कि अभी ये सिर्फ एक चार्ट पेपर है और उसके ऊपर आपने ये कोयल लपेटी हुई है और फिर इसको सेल से कनेक्ट कर दिया। तो यहाँ पर अब पता क्या होगा, हल्का सा मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस होगा और ये जो मैग्नेटिक नीडल है ना इसमें हल्की हल्की डिफ्लेक्शन होगी क्योंकि अभी इसमें आयरन नेल नहीं लगाई गई है। तो ये जो वायर है ना इसके अंदर से जो आपका जो मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस होगा वो होगा ज़रूर, लेकिन कम प्रभाव वाला होगा। और मैग्नेटिक जो ये कंपास है इनमें भी जो डिफ्लेक्शन होगा वो कम होगा। अब आगे देखिए। डिसकनेक्ट द वायर फ्रॉम द सेल, फिर इस वायर को आप सेल से अलग कर दीजिए। डू द नीडल्स ऑफ द कंपास कम बैक टू देयर ओरिजिनल पोजीशन, क्या ये जो कंपास नीडल है ये वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाएंगे? बिल्कुल, जैसे ही करंट फ्लो होना बंद होगा ये अपने पुरानी पोजीशन में आ जाएंगे। अब आगे देखिए। इंसर्ट एन आयरन नेल इन द पेपर सिलेंडर, जैसा कि यहाँ पर ये बताया गया है, ये देख रहे हैं आप, आयरन नेल लगा दी गई पेपर सिलेंडर के बीच में। ठीक है। एंड रिपीट द स्टेप्स, और फिर से आपने ये वायर को यहाँ इधर सेल से जोड़ा, इधर सेल से जोड़ा, फिर से करंट फ्लो होगा। इज़ देयर एनी डिफरेंस इन द डिफ्लेक्शन ऑफ द कंपास नीडल्स, क्या इस बार ये कंपास नीडल के डिफ्लेक्शन में कुछ फ़र्क आएगा? बिल्कुल आएगा। इस बार जो मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस होगा ना वो बहुत ज़्यादा होगा और यहाँ जो डिफ्लेक्शन होगा ये नीडल में, जो मैग्नेटिक नीडल है इनमें कंपास नीडल जो हैं ये कंपास नीडल का डिफ्लेक्शन बढ़ जाएगा क्योंकि यहाँ पर जो आपका मैग्नेटिक इफेक्ट है वो ज़्यादा हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर आपने आयरन नेल यूज़ कर लिया। अब उसके बाद देखिए क्या कहा गया है। प्लेस सम आयरन पेपर क्लिप्स नियर द 2 एंड्स ऑफ द नेल, आर द क्लिप्स अट्रैक्टेड टू द एंड्स ऑफ द नेल। अगर अब आप यहाँ पर ये आयरन पेपर क्लिप्स ऐसे रखते हैं तो ये आप देख सकते हैं कि अटैच हो जाएंगे इस नेल के इधर वाले एंड से भी और इधर वाले एंड से भी, क्योंकि इस समय पर जो मैग्नेटिक इफेक्ट है उसकी पावर बहुत ज़्यादा होगी। अब देखिए यहाँ पर क्या बताया गया। इट इज़ ऑब्जर्व दैट व्हेन करंट इज पास थ्रू द सिलेंड्रिकल कोयल इट बिहेव्स लाइक अ मैग्नेट, यानी कि जब सिलेंड्रिकल कोयल से करंट पास होता है तो सिलेंड्रिकल कोयल एक मैग्नेट की तरह बिहेव करती है। एंड डिफ्लेक्ट्स द नीडल ऑफ अ मैग्नेटिक कंपास, और मैग्नेटिक कंपास की जो नीडल है उसमें डिफ्लेक्शन होती है।
व्हेन एन आयरन नीडल इज इंसर्टेड इन द कोर ऑफ द कॉइल, और जब यहाँ पर जैसे यहाँ हमने देखा था जब आपने ये आयरन लगाया यहाँ पर, ठीक है, इन द कोर ऑफ द कॉइल, देन द कॉइल बिकम अ स्ट्रॉन्गर मैग्नेट, तब ये कॉइल और ज़्यादा स्ट्रॉन्गर मैग्नेट की तरह काम करती है, स्ट्रॉन्गर मैग्नेट बन जाती है। एंड द डिफ्लेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक कंपस नीडल इज़ मच मोर, और कंपस का नीडल में जो मैग्नेटिक कंपस के नीडल में जो डिफ्लेक्शन है वो और ज़्यादा होता है। इट ऑल्सो अट्रैक्ट्स आयरन क्लिप्स, और फिर ये आयरन क्लिप्स को भी अट्रैक्ट करता है। व्हेन द करंट इज स्टॉप्ड, और जब करंट स्टॉप हो जाता है, द सिलेंड्रिकल कॉइल लूजेज इट्स मैग्नेटिक इफेक्ट, तब ये जो सिलेंड्रिकल कॉइल है इसका मैग्नेटिक इफेक्ट खत्म हो जाता है। अब आगे देखिए क्या बताया गया है। अ करंट कैरिंग कॉइल, कॉइल मतलब जैसे इस तरीके से घूमी हुई है ना वायर, ऐसे जो लपेटी थी हमने चारों तरफ उस चार्ट पेपर के। अब देखिए करंट कैरिंग कॉइल दैट बिहेव्स एज अ मैग्नेट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेट। ये जो करंट कैरिंग कॉइल होती है ना, इसको इलेक्ट्रोमैग्नेट कहते हैं, क्योंकि इसमें जो मैग्नेटिक इफेक्ट आया वो इलेक्ट्रिसिटी की वजह से आया। फॉर प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस, अगर प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस की बात करें, मोस्ट इलेक्ट्रोमैग्नेट्स हैव एन आयरन कोर, इनका आयरन कोर होता है। जैसे हमने देखा कि आयरन कोर लगाने से मैग्नेटिक इफेक्ट बहुत बढ़ जाता है। टू मेक देम स्ट्रॉन्गर, इससे ये और ज़्यादा स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाती हैं ये। यानी कि जब आप इस तरीके से आयरन यूज़ करते हैं, आयरन के चारों तरफ जब ये इस तरीके से वायर लिपटती है तो और ज़्यादा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट इनका बढ़ जाता है। इसके बाद देखिए यहाँ एक क्वेश्चन दिया गया, डज इलेक्ट्रोमैग्नेट ऑल्सो हैव टू पोल्स लाइक बार मैग्नेट। जैसे कि हम जानते हैं कि बार मैग्नेट में दो पोल होते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। तो क्वेश्चन ये है कि जो इलेक्ट्रिसिटी की वजह से जो ये मैग्नेट क्रिएट होती है इलेक्ट्रोमैग्नेट, क्या इसमें भी बार मैग्नेट की तरह दो पोल होते हैं तो नहीं होते हैं या नहीं? तो इसका आंसर यस है कि होते हैं, नॉर्थ और साउथ पोल इसमें भी बनते हैं। कैसे, वो यहाँ हम इस एक्टिविटी में समझेंगे। देखिए, टेक द इलेक्ट्रोमैग्नेट मेड इन एक्टिविटी 4.3 एंड अ मैग्नेटिक कंपस। यानी कि जैसा हमने यहाँ पर देखा था 4.3 एक्टिविटी में कि कैसे हमने इलेक्ट्रोमैग्नेट क्रिएट किया था, तो आपको एक इलेक्ट्रोमैग्नेट और मैग्नेटिक कंपस, ठीक है, ये लेना है। लेबल द टू एंड्स ऑफ द कॉइल एज ए एंड बी। तो एक एंड को तो यहाँ पर आप ए नाम दे देंगे और इस वाले एंड को आप बी नाम दे देंगे। अब आगे देखते हैं। इसके बाद क्या कहा गया, प्लेस द मैग्नेटिक कंपस नियर द एंड ए ऑफ द कॉइल एज शोन इन फिगर 4.4a। अब जरा 4.4a ये वाला पार्ट देखिए। जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं मैग्नेट कंपस है, इसको पॉइंट ए के साथ यहाँ पर ऐसे रख दिया गया है। अब आगे देखिए क्या कहा गया है, कनेक्ट द कॉइल टू द सेल एंड ऑब्जर्व द कंपस। अब आपको क्या करना है, इस कॉइल को ऐसे कनेक्ट कर देना है सेल के साथ, जैसा कि यहाँ पर दिखाया भी गया है। अब उसके बाद नोट डाउन विच पोल ऑफ द मैग्नेटिक कंपस इज अट्रैक्टेड टू एंड ए। अब आपको बताना है कि इसका कौन सा पोल, देखिए नीडल है ना, इसमें जो रेड वाला पार्ट होता है ये नॉर्थ होता है, नॉर्थ पोल। ये वाला पार्ट साउथ पोल है। कौन सा है वो पोल है, नॉर्थ पोल है या साउथ पोल है जो एंड ए की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है? तो यहाँ पर ध्यान से देखिए कि ये जो नॉर्थ पोल है, रेड में है ना नॉर्थ पोल, तो ये नॉर्थ पोल एंड ए की तरफ अट्रैक्ट हुआ। और एक चीज़ आप याद रखिएगा कि जब आप दो मैग्नेट्स को पास लाते हैं तो एक मैग्नेट का नॉर्थ पोल और एक मैग्नेट का साउथ पोल ये आपस में अट्रैक्ट होते हैं। तो अगर ये इस कंपस नीडल का नॉर्थ पोल है तो ये जो ए एंड है ये इसका साउथ पोल होगा। तो यहाँ पर आपका जो ये इलेक्ट्रोमैग्नेट बना था ना, ये इलेक्ट्रोमैग्नेट का ये जो साउथ पोल है वो इस साइड में है, तभी ये इस नॉर्थ के साथ अट्रैक्ट हो रहा है, इसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है। तभी ये दोनों देखिए, ये नॉर्थ पोल आ गया, किस साइड आया, इसके ए की तरफ आया, इस साइड की तरफ। तो अगर ये नॉर्थ है तो ये साउथ होगा। और इस टाइम पर ये जो आपकी कॉइल यहाँ पर आपने लगा रखी है और इसको सेल से कनेक्ट किया हुआ है, ये भी एक मैग्नेट का ही काम कर रही है और ये भी मैग्नेटिक नीडल है। तो इसका नॉर्थ पोल और इसका साउथ पोल आपस में अट्रैक्ट होंगे। तो अब अगर ये जो हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेट बना है, अगर ये इसका साउथ पोल है तो ये इसका नॉर्थ पोल होगा। ऐसे ही अब यहाँ पर आ जाइए, ये भी तो एक कंपस रखा गया है, ये इसका क्या है, साउथ पोल है, ठीक है। साउथ पोल इसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है तो ये वाला एंड नॉर्थ पोल हो गया और इधर से ये साउथ पोल हो गया। तो बड़ा इजी है ये पता लगाना, ये आप आसानी से पता कर सकते हैं इसको। अब यही चीज़ें यहाँ पर भी लिखी हुई है। एज वी हैव लर्नड अर्लियर, व्हेन टू मैग्नेट्स आर ब्रॉट क्लोज टू ईच अदर, जब दो मैग्नेट्स को पास लाया जाता है, देयर अनलाइक पोल्स नॉर्थ साउथ अट्रैक्ट ईच अदर। ये सारी चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ। जब दो मैग्नेट्स को पास लाओ तो उनके जो अनलाइक पोल होते हैं नॉर्थ और साउथ, वो एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। अब यहाँ देखिए, सो इफ नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेटिक कंपस इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द एंड ए
ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेट देन एंड ए इज़ अ साउथ पोल। ये सब चीज़ें मैं यहाँ पर आपको समझा चुका हूँ कि इसका नॉर्थ पोल इसके एंड ए की तरफ अट्रैक्ट हुआ तो एंड ए क्या है, ये साउथ पोल हो जाएगा। ठीक है, रिपीट दिस प्रोसीजर टू फाइंड द पोलैरिटी ऑफ एंड बी एज वेल। तो अगर ये साउथ है तो ये नॉर्थ हो जाएगा, ये मैं आपको बता ही चुका हूँ। जैसा कि और फिगर 4.4b की बात हुई है, ये भी मैं आपको समझा चुका हूँ कि ये इसका साउथ पोल है, इसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है तो ये नॉर्थ होगा, ये वाला एंड अगर नॉर्थ है तो ये वाला एंड साउथ होगा। ये सारी चीज़ें मैं क्लियर कर चुका हूँ। डिड यू फाइंड दैट द पोलैरिटी ऑफ एंड बी इज़ अपोजिट टू द पोलैरिटी ऑफ एंड ए। बिल्कुल, अगर यहाँ पर साउथ है तो यहाँ नॉर्थ होगा, यहाँ साउथ है तो यहाँ नॉर्थ होगा। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हम पढ़ चुके हैं। अब आगे देखिए, वी लर्नड इन ग्रेड 6 दैट अ मैग्नेट हैज़ 2 पोल्स। ग्रेड 6 में भी हमने ये पढ़ा था कि मैग्नेट के 2 पोल होते हैं। जस्ट लाइक अ मैग्नेट एंड इलेक्ट्रोमैग्नेट ऑल्सो हैज़ 2 पोल्स, नॉर्थ एंड साउथ। तो जैसे बार मैग्नेट हम लेते हैं उसमें नॉर्थ और साउथ पोल होता है, बिल्कुल वैसे ही इलेक्ट्रोमैग्नेट में भी 2 पोल होते हैं, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। अब इसके बाद देखिए क्या दिया गया है, थिंक लाइक अ साइंटिस्ट, रिपीट एक्टिविटी 4.3 विद 2 and 4 सेल्स विद द सेम कोयल। यानी कि एक्टिविटी 4.3 जो अभी हमने देखी थी उसमें 2 सेल्स यूज़ करके देखिए, 4 सेल्स यूज़ करके देखिए और कोयल सेम होनी चाहिए। उसके अलावा एक और चीज़ बताई गई है कि 2 सेल यूज़ किए हैं बट डिफरेंट नंबर ऑफ टर्न्स, लेकिन ये टर्न्स बढ़ा दिए गए हैं। ठीक है, ऑफ द कोयल। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, तो इसमें आपको क्या क्या देखने को मिलेगा, एक तो ये आपको बताना है। तो देखिए क्या बताया गया, सिंगल सेल प्रोवाइड्स ओनली अ स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट। एक सिंगल सेल है तो उसमें करंट कम प्रोड्यूस होगा। सो द मैग्नेटिक फील्ड इज वीक, तो इससे मैग्नेटिक फील्ड भी वीक रहेगी, कमज़ोर रहेगी। एज अ रिजल्ट द डिफ्लेक्शन ऑफ कंपस नीडल इज लेस, तो इससे जो कंपस नीडल में डिफ्लेक्शन होगी वो भी लेस होगी, कम होगी। एंड द कोयल कैन ओनली अट्रैक्ट अ फ्यू क्लिप्स, और जो कोयल होगी वो कुछ एक क्लिप्स को ही अट्रैक्ट कर पाएगी क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड कमज़ोर है। ठीक है, क्यों, क्योंकि करंट कम है। अब बैटरी विद मोर सेल्स, अब आपने एक से ज़्यादा सेल लगा दिया बैटरी में, गिव्स अ लार्ज करंट, फिर ज़्यादा करंट आएगा एज कम्पेयर टू दैट विद अ सिंगल सेल, सिंगल सेल के कंपैरिजन में अब ज़्यादा करंट आएगा। दिस क्रिएट्स अ स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड, तो ज़्यादा करंट होगा तो मैग्नेटिक फील्ड भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी। सो द डिफ्रैक्शन ऑफ द कंपस नीडल इज मोर, तो इससे कंपस नीडल में डिफ्रैक्शन भी ज़्यादा होगा क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। एंड द कोयल कैन अट्रैक्ट मोर क्लिप्स, अब क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा तो जो कोयल होगी वो ज़्यादा ये क्लिप्स को भी अट्रैक्ट कर पाएगी। अब आगे देखिए, द इंक्रीज इन नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द कोयल ऑल्सो मेक द कोयल अ स्ट्रॉन्गर मैग्नेट। यानी अगर आप कोयल बढ़ा देते हैं, ऐसे ये नंबर ऑफ आपने ये टर्न्स बढ़ा दिए, कोयल में नंबर ऑफ टर्न्स जब आप बढ़ा देते हैं तो इससे भी जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो स्ट्रॉन्ग हो जाती है। तो अभी तक हमने क्या देखा, अगर आप एक सेल के बजाय 2 सेल, 3 सेल, 4 सेल बढ़ाते जाएंगे तो उससे भी करंट ज़्यादा होगा और मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होगी। या फिर आप अगर जैसे यहाँ हमने देखा कि 2 सेल भी अगर आपने रख लिए हैं लेकिन नंबर ऑफ टर्न्स आप बढ़ा देते हैं, ठीक है, तब भी आपकी मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग हो जाती है। तो या तो आप सेल बढ़ाते जाइए या नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाते जाइए, तो आपका करंट बढ़ता जाएगा और मैग्नेटिक फील्ड उतनी ही स्ट्रॉन्ग होती जाएगी। अब आगे क्या कहा गया इसको भी देख लेते हैं। ऑल्सो रिपीट एक्टिविटी 4.4, जैसे कि ऊपर एक्टिविटी 4.4 थी, बाय चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ द करंट। तो इसमें आप करंट की डायरेक्शन भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, और जब आप करंट की डायरेक्शन चेंज करते हैं तो उससे क्या होता है, नॉर्थ और साउथ पोल भी चेंज हो जाते हैं। यानी जब आप करंट की डायरेक्शन चेंज करेंगे तो जो करंट की डायरेक्शन चेंज होने से नॉर्थ पोल और साउथ पोल की डायरेक्शन भी चेंज हो जाती है। या इसको और सही शब्दों में कहें तो उसके पोल्स चेंज हो जाते हैं, नॉर्थ साउथ की तरफ आ जाता है, साउथ नॉर्थ की तरफ हो जाता है अगर आप करंट की डायरेक्शन चेंज कर देते हैं तो। देखिए आगे क्या लिखा है, सो द स्ट्रेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेट कैन बी चेंज बाय चेंजिंग द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू द कॉइल। अगर आप करंट उसका बढ़ा देते हैं या करंट चेंज कर देते हैं तो इससे इलेक्ट्रोमैग्नेट की स्ट्रेंथ में भी फ़र्क आ जाता है, चेंज आ जाता है। और द नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द कॉइल, या फिर नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ कॉइल अगर आप चेंज कर देते हैं तो उससे भी इलेक्ट्रोमैग्नेट की स्ट्रेंथ में फ़र्क पड़ता है। और बोथ, यानी दोनों तरीके से, यानी करंट आप बढ़ा रहे हैं और नंबर ऑफ टर्न भी बढ़ा रहे हैं, या करंट कम कर रहे हैं और नंबर ऑफ टर्न भी कम कर रहे हैं, तो इससे आपका इलेक्ट्रोमैग्नेट की स्ट्रेंथ पे फ़र्क पड़ता है। ऑल्सो इट्स पोल्स कैन बी रिवर्स, और पोल्स भी रिवर्स हो सकते हैं। कैसे, बाय चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ करंट, अगर आप करंट की डायरेक्शन चेंज कर देते हैं तो। अब इसके बाद हमें कुछ और इन्फॉर्मेशन दी गई है, अ स्टेप फर्दर। डू यू रिमेंबर लर्निंग अर्लियर इन द चैप्टर एक्सप्लोरिंग मैग्नेट्स इन क्रियोसिटी ग्रेड 6, क्लास 6 की जो साइंस की बुक थी क्रियोसिटी, उसमें आपने ये चैप्टर रीड किया था एक्सप्लोरिंग मैग्नेट्स। उसमें क्या पढ़ा था आपने, दैट अ फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट rests along the north south direction
बिकॉज अवर अर्थ इट्स सेल्फ बिहेव्स लाइक अ जाइंट मैग्नेट। यानी अगर आप एक मैग्नेट को एक मान लीजिए एक धागे से हैंग कर देते हैं तो वो जो आपकी मैग्नेट होती है वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन शो करती है, ठीक है। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो हमारी अर्थ है वो खुद ही एक बहुत बड़ी मैग्नेट है, ठीक है। बट वाई डज अर्थ बिहेव लाइक अ मैग्नेट, लेकिन अर्थ मैग्नेट की तरह बिहेव क्यों करती है? डीप इनसाइड द अर्थ के बिल्कुल अगर आप बहुत डीप में जाते हैं, द मूवमेंट ऑफ लिक्विड आयरन इन द कोर क्रिएट्स इलेक्ट्रिक करंट्स, क्योंकि अर्थ में बहुत डीप में जब आप जाते हैं तो वहाँ पर पिघला हुआ यानी लिक्विड आयरन होता है उसके कोर में, जो कि इलेक्ट्रिक करंट क्रिएट करता है, विच जनरेट अ मैग्नेटिक फील्ड। जैसा कि हमने सीखा इलेक्ट्रिक करंट मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है, तो अर्थ के कोर में बहुत ज़्यादा लिक्विड आयरन होता है जो कि इलेक्ट्रिक करंट क्रिएट करता है, जिससे बहुत ज़बरदस्त बहुत बड़ी मैग्नेटिक फील्ड बनती है, बहुत पावरफुल। मैनी माइग्रेटरी बर्ड्स, फिश एंड एनिमल्स यूज दिस फील्ड टू नेविगेट अक्रॉस कॉन्टिनेंट्स एंड ओशंस। बहुत से बर्ड्स, बहुत से फिशेस, बहुत से एनिमल्स इन्हीं जो मैग्नेटिक फील्ड बनती है जो अर्थ के कोर में जो आयरन है उसकी वजह से, इसी को यूज़ करके इसी मैग्नेटिक अर्थ की इसी मैग्नेटिक फील्ड का यूज़ करके बहुत से माइग्रेटरी बर्ड्स, फिशेस और एनिमल्स जो होते हैं ये अलग अलग कॉन्टिनेंट्स में जाते हैं, अलग अलग ओशंस में जाते हैं और ये इसको नेविगेट की तरह यूज़ करते हैं इस मैग्नेटिक फील्ड को, अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड को। नेविगेट मतलब इससे इनको रास्ता पता चलता है। अब आगे देखिए, द अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड ऑल्सो एक्ट एज अ शील्ड, ये एक सुरक्षा का काम भी करती है, ब्लॉकिंग हार्मफुल पार्टिकल्स फ्रॉम स्पेस एंड हेल्प्स प्रोटेक्ट लाइफ ऑन अर्थ। अब ये जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड है अर्थ की, ये एक शील्ड का काम करती है, प्रोटेक्शन का काम करती है अर्थ की। कैसे? ब्लॉकिंग हार्मफुल पार्टिकल फ्रॉम स्पेस, स्पेस से जो हार्मफुल पार्टिकल आते हैं उनको ब्लॉक करती है, एंड हेल्प्स प्रोटेक्ट लाइफ ऑन अर्थ, जिसकी वजह से कह सकते हैं कि जो ये मैग्नेटिक फील्ड है अर्थ की, ये अर्थ पर लाइफ को प्रोटेक्ट करती है। अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद यहाँ क्या दिया गया, लिफ्टिंग इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। देखिए जो इलेक्ट्रोमैग्नेट्स होती है ना, ये बड़ी पावरफुल होती है और इससे हैवी ऑब्जेक्ट्स को भी लिफ्ट किया जा सकता है, उठाया जा सकता है। जैसे कि बिल्कुल फर्स्ट पेज पे हमने देखा था, एक बार उसको देख लेते हैं, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल फर्स्ट पेज पर हमने ये इमेज देखी थी, ये क्रेन देख सकते हैं, ये क्रेन है, यहाँ से ऐसे आ रही है, इसके साथ ये इलेक्ट्रोमैग्नेट है, यहाँ पर ये यूज़ हो रही है, और इसके नीचे बहुत ही हैवी लोड है आयरन ऑब्जेक्ट्स का जो इसके साथ ये चिपक जाता है। तो ये जब स्विच ऑन होता है तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड बहुत पावरफुल हो जाती है ये, और ये आयरन की बनी हुई चीज़ों को, जैसे कि फॉर एग्जांपल आयरन की बनी हुई चीज़ों को ये बड़ी आसानी से हैवी लोड को भी उठा लेती है। तो यही चीज़ यहाँ पर अब हम पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर एक क्वेश्चन भी है, ये आर इलेक्ट्रोमैग्नेट्स ऑल्सो यूज इन रियल लाइफ फॉर लिफ्टिंग ऑब्जेक्ट्स। क्या इलेक्ट्रोमैग्नेट का रियल लाइफ में यूज़ है, क्या ऑब्जेक्ट उठाने में ये काम आती है? देखिए, लिफ्टिंग इलेक्ट्रोमैग्नेट्स आर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट्स, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट्स होती हैं, दैट मे बी, जो कि चीज़ों को उठाने के काम आती है, दैट मे बी हंग टू द क्रेन्स, इनको क्रेन के साथ हंग कर दिया जाता है, उनके साथ मतलब जोड़ दिया जाता है ट्रेन के साथ, क्रेन के साथ। द क्रेन ऑपरेटर कैन कंट्रोल द मैग्नेट। अब जब क्रेन ऑपरेटर होता है ये मैग्नेट को कंट्रोल कर सकता है बाय स्विचिंग द करंट ऑन एंड ऑफ, स्विच ऑन करके या ऑफ करके, ठीक है। व्हेन द करंट इज टर्न्ड ऑन, जब करंट ऑन किया जाता है, द इलेक्ट्रोमैग्नेट लिफ्ट्स द आयरन और स्टील ऑब्जेक्ट्स। तो जब ये आपने स्विच ऑन किया तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेट्स है वो आयरन या स्टील की बनी हुई चीज़ों को उठाती है, ठीक है। उसके बाद व्हेन द करंट इज स्विच्ड ऑफ, और जब करंट बंद कर दिया जाता है, स्विच ऑफ कर दिया जाता है, मैग्नेटिक फील्ड डिसअपियर, तब उस इलेक्ट्रोमैग्नेट की जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो ख़त्म हो जाती है, एंड द ऑब्जेक्ट्स आर रिलीज, और ऑब्जेक्ट अलग होकर मतलब अलग हो जाता है, रिलीज हो जाता है उससे इलेक्ट्रोमैग्नेट से, ठीक है। लिफ्टिंग इलेक्ट्रोमैग्नेट्स आर वाइडली यूज्ड इन फैक्ट्रीज, ये फैक्ट्रीज में यूज़ किया जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेट के द्वारा सामान उठाने को, एंड स्क्रैप यार्ड्स, और स्क्रैप यार्ड्स में यूज़ किया जाता है टू मूव करने के लिए, लिफ्ट करने के लिए, एंड सॉर्ट हैवी मेटल आइटम्स एफिशिएंटली, यानी आपको सामान सेट करना है, बहुत हैवी मेटल आइटम्स हैं उनको उठाना है, एक जगह से दूसरी जगह मूव करना है, लिफ्ट करना है, उनको सेट करना है मेटल आइटम्स को, तो उसके लिए लिफ्टिंग इलेक्ट्रोमैग्नेट्स का यूज़ किया जाता है। अब इसके बाद देखिए हमें क्या बताया गया, स्टेप फर्दर, वी हैव लर्न दैट व्हेन इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज थ्रू अ कंडक्टर लाइक अ वायर इट प्रोड्यूसेस अ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट। तो ये हम अब समझ चुके हैं, ये पढ़ चुके हैं कि जब किसी कंडक्टर में से जैसे कि वायर में से जब करंट फ्लो होता है तो ये प्रोड्यूस करता है मैग्नेटिक फील्ड को अराउंड इट, उस कंडक्टर के, उस वायर के चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाती है, क्रिएट हो जाती है। इन द हायर ग्रेड्स, यानी कि जब आप बड़ी क्लासेस में जाएंगे,
You will learn even more about this wonderful link between electricity and magnetism. तो आप ये जो लिंक है ना, ये वंडरफुल जो लिंक है इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म के बीच में, इसके बारे में आप और चीज़ें पढ़ेंगे, इंक्लूडिंग द एक्साइटिंग आइडिया दैट जस्ट एज इलेक्ट्रिसिटी कैन प्रोड्यूस मैग्नेटिज्म। जैसा आपने अभी ये देखा कि इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस करती है, और उसके बाद क्या आप और क्या देखेंगे आगे बड़ी क्लासेस में, अ मूविंग मैग्नेट कैन ऑल्सो लीड टू एन इलेक्ट्रिक करंट। तो जो एक मूविंग मैग्नेट होती है, ठीक है, जैसे इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस करता है, वैसे जो मूविंग मैग्नेट होती है वो इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करती है। दिस डीप कनेक्शन बिटवीन इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म इज़ वाइटल, यानी कि ये जो डीप कनेक्शन है इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म के बीच में, ये बहुत ही ज़रूरी है टू आवर डेली लाइफ, हमारे दैनिक जीवन के लिए, एज इट फॉर्म्स द बेसिस ऑफ मैनी डिवाइसेस, क्योंकि ये बेस है कई चीज़ों का, कई डिवाइसेस का, फ्रॉम इलेक्ट्रिक मोटर्स टू पावर जनरेटर्स। यानी इलेक्ट्रिक मोटर में भी ये जो लिंक है इलेक्ट्रिक करंट और मैग्नेटिज्म का, ये यूज़ होता है। पावर जनरेटर्स में भी यही लिंक यूज़ होता है जो इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म के बीच में है, और इनके बारे में आप बड़ी क्लासेस में, हायर ग्रेड्स में पढ़ेंगे। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे डस अ करंट कैरिंग वायर गेट हॉट, यानी कि एक ऐसी वायर है जिसमें से करंट फ्लो होता है, तो क्या वो वायर गर्म हो जाएगी, क्या उसमें हीट प्रोड्यूस होगी? अब हम इस चीज़ के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ एक क्वेश्चन है, देखिए, वाइल डूइंग द एक्टिविटी फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेट डिड यू ऑल्सो नोटिस दैट द वायर एंड्स गॉट वार्म, वाई वुड दैट हैपन? यानी कि जब आपने ये एक्टिविटी की थी इलेक्ट्रोमैग्नेट वाली, तो उसमें आपने देखा होगा कि वायर के जो एंड होते हैं वो गर्म हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? तो पहले तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि जब किसी कंडक्टर में से, जैसे कि वायर में से इलेक्ट्रिसिटी फ़्लो होती है, तो जैसे हमने देखा कि वो जो इलेक्ट्रिसिटी फ़्लो होती है वायर में से, वो मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस करती है। तो वैसे ही ये जो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है वायर में से, तो ये मैग्नेटिक इफेक्ट के साथ साथ हीटिंग इफेक्ट भी प्रोड्यूस करता है, हीट जनरेट होती है, और वो जो कंडक्टर होता है, वो जो वायर होती है, वो गर्म हो जाती है। अब हम ये एक्टिविटी देखते हैं। इन दिस एक्टिविटी वी विल यूज़ अ स्पेशल काइंड ऑफ वायर। इस एक्टिविटी में हम एक स्पेशल काइंड ऑफ वायर यूज़ करेंगे, कॉल्ड निक्रोम वायर, जिसको कहते हैं निक्रोम वायर। टेक अ कार्डबोर्ड पीस ऑफ अबाउट 10 सेंटीमीटर लेंथ एंड 10 सेंटीमीटर विड्थ। एक आपको कार्डबोर्ड पीस लेना है जो 10 सेंटीमीटर वाइड, 10 सेंटीमीटर लेंथ होगी उसकी, और 10 सेंटीमीटर विड्थ होगी। 2 नेल्स लेने हैं। अ निक्रोम वायर ऑफ थिकनेस अबाउट 0.3 mm, जिसको 26 to 28 गेज भी कह सकते हैं, यानी कि आप 0.3 मिलीमीटर बोलिए या फिर 26 to 28 गेज बोलिए। तो आपने एक निक्रोम वायर ली जिसकी थिकनेस इतनी है, एंड लेंथ ऑफ 10 सेंटीमीटर, इसकी लेंथ होगी इस निक्रोम वायर की 10 सेंटीमीटर। इसके अलावा एक इलेक्ट्रिक सेल लेना है, एक सेल होल्डर लेना है, एक स्विच लेंगे, एंड कनेक्टिंग वायर्स, और कनेक्टिंग वायर्स भी लेंगे। और ये सब अभी हम यहाँ पर इस डायग्राम में, ये इस फिगर में हम देखने वाले हैं, ठीक है। अब यहाँ वापस आते हैं। अब देखिए क्या कहा गया है, माउंट द नेल्स ऑन द कार्डबोर्ड अबाउट 5 सेंटीमीटर अपार्ट। ये 2 नेल्स आपने कार्डबोर्ड पे 5 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर लगा दिए, ठीक है। एक तो ये चीज़ हो गई। अब आगे देखते हैं। टाई द निक्रोम वायर बिटवीन दीज नेल्स एंड मेक द कनेक्शंस एज शोन इन फिगर 4.5 विद द स्विच इन ऑफ पोजिशन। अब यहाँ पर ये जो 2 नेल्स है ना, इनके बीच में देखिए ये आपके निक्रोम वायर लगा दी हमने, और ये पूरा कनेक्शन इस तरीके से बनाया। सेल है, ठीक है, सेल होल्डर में सेल लगा दिया, एक कनेक्टिंग वायर ये रही, एक कनेक्टिंग वायर यहाँ है, एक कनेक्टिंग वायर ये दिख रही है, और ये जो वायर आप देख रहे हैं 2 नेल्स के बीच में, ये निक्रोम वायर है, ठीक है। ये आपने देखना, यहाँ पर स्विच ऑफ पोजीशन है, क्योंकि यहाँ पर देख रहे हैं आप अभी ये आपस में मिले हुए नहीं है, तो ये स्विच ऑफ है। इसको हम कहते हैं सर्किट अभी ब्रेक हुआ हुआ है, अभी ये स्विच ऑफ है, ठीक है। अब आगे देखते हैं। टच द निक्रोम वायर, व्हाट डू यू फील, यानी कि अभी ये स्विच ऑफ है और आपको ये निक्रोम वायर टच करने के लिए कहा गया और पूछा गया क्या फील होता है। देखिए अभी तो स्विच ऑफ है, आप इस निक्रोम वायर को टच करेंगे कोई ऐसी फीलिंग नहीं आएगी, ना इसका टेम्परेचर बढ़ेगा ना कुछ होगा, क्योंकि अभी यहाँ पर स्विच ऑफ है। और जब तक करंट फ्लो नहीं करेगा ना, तब तक ये जो कंडक्टर, ये जो निक्रोम वायर है, इसमें हीट प्रोड्यूस नहीं होगी। कब तक? जब तक कि करंट फ्लो नहीं करता। तो अगर स्विच ऑफ है तो आपको कुछ फीलिंग यहाँ पर नहीं आएगी। अब आगे देखिए, मूव द स्विच टू ऑन पोजिशन। अब आपने स्विच ऑन कर दिया फॉर अबाउट 30 सेकेंड्स एंड देन मूव इट बैक टू ऑफ, और फिर उसको ऑफ कर दिया। टच द निक्रोम वायर मोमेंटरली
यानी कि आपने ये जो उसके बाद टच करना है ना इस वायर को, निक्रोम वायर को, ये नहीं करना कि पकड़ के बैठ गए, नहीं, हल्का सा टच करना है। जैसे हल्के से 1 सेकंड के लिए क्या हटा लिया, हल्का सा टच किया, हटा लिया, ऐसे। तो यहाँ पर हमें जो पॉइंट कहा गया वो ये है कि पहले आपने स्विच ऑफ किया 30 सेकंड्स के लिए, फिर उसको स्विच ऑफ कर दिया और फिर निक्रोम वायर को एक हल्का सा आपने टच किया। उसके बाद यहाँ बताया गया है डू नॉट होल्ड द निक्रोम वायर, उसको पकड़ के नहीं रखना निक्रोम वायर को। व्हाट डिफरेंस डू यू फील, अब आपको क्या डिफरेंस लगता है? देखिए 30 सेकंड्स तक अगर करंट फ्लो होगा, जब आपने ये आपस में इनको मिलाया होगा तो स्विच ऑन हो गया, करंट फ्लो हुआ 30 सेकंड्स तक। तो उसके बाद जब इस निक्रोम वायर को आप टच करेंगे तो ये आपको थोड़ी सी गर्म महसूस होगी, ठीक है। रिपीट द लास्ट 2 स्टेप्स टू कंफर्म द ऑब्जर्वेशन, लास्ट 2 स्टेप्स को फिर से कंफर्म कीजिए, मतलब उसको स्विच ऑन कीजिए 30 सेकंड के लिए, फिर उसको स्विच ऑफ कीजिए। जब भी आप इसको टच करेंगे ना आपको इसमें हीट महसूस होगी। ये प्रिकॉशन बताया गया, सेफ्टी फर्स्ट, डो नॉट टच द वायर फॉर एन एक्सटेंडेड पीरियड टू अवॉइड एनी इंजरीज, यानी कि इस निक्रोम वायर को आप ज़्यादा देर तक टच नहीं करेंगे, इंजरी से बच के रहना है, ये ध्यान रखना है आपने। अब देखिए, यू मे हैव ऑब्जर्व्ड दैट निक्रोम वायर फील्स वार्म व्हेन करंट इज पास थ्रू इट, आपने ये ऑब्जर्व किया होगा कि जब करंट पास होता है निक्रोम वायर में से तो फिर निक्रोम वायर हीट उसमें जनरेट होती है, वो गर्म हो जाती है, हॉट हो जाती है, ये कहे कि वार्म हो जाती है। दिस हैपन्स बिकॉज, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि व्हेन इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज थ्रू एनी कंडक्टर, ऐसा इसलिए होता है कि जब भी इलेक्ट्रिक करंट किसी कंडक्टर में से फ्लो करता है, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ सीखने जा रहे हैं आप कि ये हीट प्रोड्यूस क्यों होती है। जब भी किसी कंडक्टर में से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है, इट फेसेस सम ओपोजिशन और रेजिस्टेंस टू इट्स फ्लो। देखिए एक वायर है, अगर इसमें से करंट फ्लो हो रहा है ना, तो ये वायर जो होगी, चाहे कैसे भी वायर हो, वो चाहे कम करे चाहे ज़्यादा करे, थोड़ा सा रेजिस्टेंस वो क्रिएट करती है, यानी वो करंट को अपने अंदर जाने से, अपने में से फ्लो होने से रोकती है। अब अगर ये रेजिस्टेंस कम होगा, मान लीजिए एक ऐसी वायर है, कॉपर वायर है मान लीजिए, और उसमें से करंट फ्लो करते हैं, कॉपर वायर में से जब करंट फ्लो करता है तो कॉपर वायर कम रेजिस्टेंस देता है, यानी वो कम विरोध करता है करंट का, करंट आसानी से फ्लो होता है, तो कॉपर वायर कम गर्म होती है, उसमें उतनी ज़्यादा हीट प्रोड्यूस नहीं होती। लेकिन जो निक्रोम वायर होता है ना, इसका मटेरियल ही ऐसा है, इसका नेचर ही ऐसा है कि जब इसमें से करंट फ्लो होगा तो ये उस करंट को रोकने की कोशिश करती है, और जब ये रेजिस्टेंस होता है, रेजिस्टेंस मतलब ये कोशिश करे कि करंट मेरे में से ना जाए, और ये रेजिस्टेंस निक्रोम वायर में थोड़ा ज़्यादा होता है, जिसके जब ये रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है तो हीट भी ज़्यादा प्रोड्यूस होती है। ये पॉइंट आपने याद रखना है। तो आगे देखिए, डिफरेंट कंडक्टर्स ऑफर डिफरेंट लेवल ऑफ रेजिस्टेंस टू द फ्लो ऑफ करंट, यानी अलग अलग कंडक्टर अलग अलग लेवल का रेजिस्टेंस उनमें होता है करंट को रोकने के लिए, फ्लो ऑफ करंट को रोकने के लिए, किसी में ज़्यादा होता है किसी में कम होता है रेजिस्टेंस। अ निक्रोम वायर फॉर एग्जाम्पल, अगर हम उदाहरण के लिए निक्रोम वायर देखें, ऑफर्स हायर रेजिस्टेंस, जिसमें रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से इसमें हीट भी ज़्यादा प्रोड्यूस होती है। कंपेयर टू अ कॉपर वायर, किसके कंपैरिजन में? कॉपर वायर के कंपैरिजन में, ऑफ द सेम साइज एंड लेंथ, यानी अगर आप कॉपर वायर लेंगे तो उसमें रेजिस्टेंस कम होता है तो हीट भी कम प्रोड्यूस होती है। दिस रेजिस्टेंस causes some of the electrical energy to be converted into heat energy, ये रेजिस्टेंस ही क्या करता है, ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी के कुछ पार्ट को हीट एनर्जी में प्रोड्यूस कर देता है, ठीक है। When an electric current passes through a conductor, जब इलेक्ट्रिक करंट एक कंडक्टर में से पास होता है, जैसे वायर में से या किसी भी और कंडक्टर में से, इट गेट्स हीटेड, तो इस रेजिस्टेंस की वजह से ही वो जो चीज़ होती है वो कंडक्टर गर्म हो जाता है, हीट हो जाता है। दिस वार्मिंग इज नोन एज, और ये जो गर्म हो जाता है ना कंडक्टर, इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, यानी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होने की वजह से जब वो कंडक्टर गर्म हो जाता है तो इसी को हम कहते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब इसके बाद दिया गया है, थिंक लाइक अ साइंटिस्ट, दिस एक्टिविटी शुड बी कैरिड आउट स्ट्रिक्टली अंडर द सुपरविजन ऑफ अ टीचर। ये जो एक्टिविटी अब हम देखने जा रहे हैं, इसमें वो कह रहे हैं कि आपको किसी टीचर के सुपरविजन में ही ये एक्टिविटी करनी है। तो बस इतना फ़र्क है यहाँ पर कि अब यहाँ पर जैसे एक सेल था ना, यहाँ पर अब आपको 2 सेल यूज़ करने हैं। रिपीट एक्टिविटी 4.5, यही एक्टिविटी 4.5 आपको रिपीट करनी है विद अ बैटरी ऑफ 2 सेल्स। इस बार आपको 2 सेल वाली बैटरी यूज़ करनी है। व्हाट डू यू नोटिस, आप क्या नोटिस करते हैं? फॉर द सेम ड्यूरेशन, जैसे यहाँ कहा गया था कि 30 सेकंड्स के लिए स्विच ऑन कीजिए, तो यहाँ भी 30 सेकंड्स के लिए स्विच ऑन करेंगे, लेकिन अब 2 सेल होंगे। डज द वायर हीट अप मोर विद 1 सेल और 2 सेल, तो वायर कब ज़्यादा हीट होती है, 1 सेल के साथ या 2 सेल के साथ? तो सीधी सी बात है, अगर 2 सेल होंगे तो करंट ज़्यादा फ्लो करेगा, और ये जो निक्रोम वायर है इसमें हीट भी ज़्यादा प्रोड्यूस होगी, ठीक है। अब देखिए, द अमाउंट ऑफ हीट जनरेटेड इज़ मोर इन द एक्सपेरिमेंट विद 2 सेल्स, यानी जब आप 2 सेल यूज़ करेंगे तो हीट भी ज़्यादा प्रोड्यूस होगी। दिस इज़ ड्यू टू द फैक्ट, ये इस वजह से होता है
दैट द हीट जनरेटेड डिपेंड्स ऑन द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट, कि जो कितनी हीट जनरेट होगी ये डिपेंड करता है कि इलेक्ट्रिक करंट का मैग्नीट्यूड कितना है। यानी इलेक्ट्रिक करंट ज़्यादा तो हीट भी ज़्यादा प्रोड्यूस होगी, इलेक्ट्रिक करंट कम तो हीट भी कम प्रोड्यूस होगी। इसके अलावा कुछ और चीज़ें भी होती है जिस पर यह हीट डिपेंड करती है। द हीट जनरेटेड इन अ वायर, यानी किसी वायर में कितनी हीट जनरेट होगी, डिपेंड्स ऑन द मटेरियल, ये तो उस वायर के मटेरियल पे भी डिपेंड करता है। इसके अलावा उस वायर की थिकनेस पर भी डिपेंड करता है, और उसके अलावा उसकी लेंथ ऑफ द वायर, उस वायर की लेंथ पे भी डिपेंड करता है। एंड द ड्यूरेशन फॉर विच द करंट फ्लोज, और इस बात पर भी डिपेंड करता है कि कितनी हीट जनरेट होगी, इस बात पर भी डिपेंड करता है कि कितनी देर के लिए करंट फ्लो किया गया। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर क्या कहा गया है। इन ग्रेड 7 वी हैव लर्न दैट एन इनकैंडेसेंट लैम्प ग्रोज बिकॉज इट्स फिलामेंट इज हीटेड बाय एन इलेक्ट्रिक करंट। देखिए 7th क्लास में हमने ये पढ़ा था कि जो इनकैंडेसेंट लैम्प होता है, ऐसा लैम्प जो कि हीट होने पर ग्लो करता है। मैं ये एक रफ सा डायग्राम बना रहा हूँ आपको समझाने के लिए। तो इसमें ये फिलामेंट होता है, एक तार होती है पतली सी, फिलामेंट कहते हैं इसको। जब ये बहुत ज़्यादा हीट हो जाती है, ये फिलामेंट बहुत गर्म हो जाती है, तो फिर ये ग्लो करती है। ठीक है, इस तरीके के लैंप को या बल्ब को हम इनकैंडेसेंट लैंप कहते हैं। ठीक है, और ये क्यों ग्लो करता है? क्योंकि इसमें इलेक्ट्रिक करंट की वजह से जो फिलामेंट होता है वो बहुत हीटेड हो जाता है, बहुत गर्म हो जाता है और बल्ब ग्लो करता है। मैनी हाउस होल्ड अप्लायंसेज, ऐसे और भी बहुत से हाउस होल्ड अप्लायंसेज होते हैं, बहुत से ऐसे डिवाइसेज होती है जो कि घरों में यूज़ होती हैं, सच एज इलेक्ट्रिक रूम हीटर, जैसे इलेक्ट्रिक रूम हीटर हो गए, स्टोव हो गए, आयरन्स हो गए जो प्रेस होते हैं, कपड़े प्रेस करते हैं जिससे, इमर्जन रोड जिससे पानी गर्म करते हैं, वाटर हीटर हो गए, केटल्स हो गई, एंड हेयर ड्रायर्स हो गए। वर्क ऑन द सेम प्रिंसिपल ऑफ द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इन सब का भी ये सब किस चीज़ पे काम करते हैं, इनका बेस क्या होता है? हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट से इनमें हीट प्रोड्यूस होती है और फिर ये चीज़ें काम करती हैं। और दीज डिवाइसेज, अभी ये नीचे हम इनके इमेजेस भी देखेंगे। और दीज डिवाइसेज कंटेन अ रोड, इन सब में या तो आपको रोड नज़र आएगी या कॉइल ऑफ वायर, यानी ऐसे घूमी हुई वायर नज़र आएगी। कॉल्ड अ हीटिंग एलिमेंट, और ये जो रोड होती है इनमें या इनमें जो कॉइल ऑफ वायर होती है इसको हम हीटिंग एलिमेंट कहते हैं। अब आगे, इन सम अप्लायंसेज वेयर दिस एलिमेंट इज़ विजिबल इट कैन बी सीन ग्लोइंग और रेड हॉट। अब कुछ अप्लायंसेज ऐसे होते हैं जिनमें आपको ये रोड या ये कॉइल ऑफ वायर ये आपको विजिबली नज़र आती है और आप देख सकते हो कि वो गर्म होकर एकदम रेड हो जाती है, यानी रेड हॉट एकदम ग्लोइंग करती है, चमक रहे होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर ये देखिए एक चीज़ भी कही गई है। ओह, नाउ आई अंडरस्टैंड बाय द इनकैंडेसेंट टॉर्च लैम्प समटाइम यूज टू गेट वार्म व्हेन वी डिड द एक्टिविटी ऑफ मेकिंग इट ग्लो यूजिंग एन इलेक्ट्रिक सेल। तो यहाँ पर ये स्टूडेंट कह रहा है कि अब मुझे बात समझ में आई कि कई बार ये जो इनकैंडेसेंट टॉर्च लैम्प होती है, जब हम इसको इलेक्ट्रिक सेल की मदद से ग्लो करते हैं तो ये गर्म क्यों हो जाती है, अब मुझे समझ में आया। यहाँ देखिए इलेक्ट्रिक हीटर, इसमें आपको ये विजिबली नज़र आ रहा है, ये हीट की वजह से ग्लो कर रही है रोड। ऐसे ही कोयल नज़र आ रही होगी यहाँ पर, ये भी हीट की वजह से ग्लो करती है। ऐसे ही ये केटल हो गई, इसमें भी ये हीटिंग इफेक्ट ही काम करता है इलेक्ट्रिसिटी का। आयरन हो गई, रोड हो गई, ये हेयर ड्रायर हो गया, इन सब में इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा जो हीट प्रोड्यूस होती है वही यूज़ होती है इसमें। अब आगे देखिए क्या कहा गया है। द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज़ यूजफुल इन मैनी एवरीडे अप्लायंसेज, यानी कि जो हीटिंग इफेक्ट होता है इलेक्ट्रिक करंट का जो हीटिंग इफेक्ट होता है ये हमारे लिए बहुत लाभकारी होता है, कई जगह बहुत यूज़ होता है एवरीडे अप्लायंसेज में जो हम घरों में यूज़ करते हैं, जैसा कि ऊपर हमने देखा। बट समटाइम्स इट कैन कॉज प्रॉब्लम्स, लेकिन कई बार इसकी वजह से प्रॉब्लम्स भी क्रिएट हो जाती हैं। लाइक एनर्जी लॉस इन वायर्स ड्यूरिंग ट्रांसमिशन, यानी कि ये जो हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस होता है कई बार इसमें एनर्जी लॉस भी हो जाता है, मतलब जो वायर में से करंट फ्लो होना चाहिए वो नहीं हो पाता जब ओवर हीटिंग हो जाती है तब। ओवर हीटिंग इन अप्लायंसेज में कॉज डैमेज टू प्लग्स एंड सॉकेट्स वेयर प्लास्टिक पार्ट्स में मेल्ट। यहाँ पर ये कहा गया कि अगर अप्लायंसेज में ओवर हीटिंग हो जाए तो इससे प्लग्स और सॉकेट डैमेज हो सकते हैं और जो उनके प्लास्टिक पार्ट होते हैं वो पिघल भी सकते हैं, मेल्ट भी हो सकते हैं, और इवन लीड टू फायर, और इसकी वजह से आग भी लग जाती है कई बार। In household circuits, there are safety devices placed in the circuit to minimize such incidents. और आपके हाउस होल्ड सर्किट में कुछ सेफ्टी डिवाइसेस लगाई जाती हैं जो इन सर्किट्स में इस तरीके के इंसिडेंट्स को, कि आग लग जाए, कोई और दिक्कत हो जाए, इसको वो मिनिमाइज़ कर देती है, इस खतरे को ये कम कर देते हैं।
अगर आप अपने घरों में देखेंगे तो पहले फ्यूज़ लगा करते थे। आप अपने घर में जो बड़े बुजुर्ग हैं, मम्मी पापा या दादा दादी, उनसे कंफर्म कर सकते हैं कि पहले फ्यूज़ लगा करते थे, और अगर कभी ओवरफ्लो होता था करंट वगैरह का तो वो फ्यूज़ उड़ जाया करता था, जिससे कि आग लगने की घटनाएं रोकी जाती थी। इससे कोई दिक्कत नहीं होती थी फिर, और वापस फ्यूज़ लगाओ तो फिर से लाइट ऑन हो जाती थी। ऐसे उसकी जगह अब जो यूज़ होता है ना, वो ये MCB यूज़ होता है, जिसका मतलब होता है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। जब भी कभी इस तरीके की दिक्कत आती है कि ओवरफ्लो ऑफ करंट हो गया या ऐसी कोई दिक्कत आई, तो उसकी वजह से फिर ये डाउन हो जाता है और करंट घर में रुक जाता है। ये एक सेफ्टी मेजर की तरह काम करता है। तो ये मैं आपको एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ अपनी तरफ से। जैसा कि यहाँ बताया गया ना कि इन हाउस होल्ड सर्किट्स देयर आर सेफ्टी डिवाइसेस प्लेस्ड इन द सर्किट टू मिनिमाइज सच इंसिडेंट्स, इसलिए मैंने आपको ये चीज़ बताई है। अब यहाँ पर देखिए क्या बताया गया, स्टेप फर्दर टू प्रिवेंट अननेसेसरी हीटिंग इन हाउस होल्ड स्विच बोर्ड्स इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू यूज़ अप्रोप्रिएट वायर्स। यानी कि अननेसेसरी हीटिंग की वजह से जो दिक्कतें होती हैं, जो स्विच बोर्ड्स में जो प्रॉब्लम्स हो जाती है, तो इसके लिए हमें क्या ध्यान में रखना चाहिए, अप्रोप्रिएट वायर्स यूज़ करनी चाहिए, अच्छी क्वालिटी के प्लग्स और सॉकेट्स यूज़ करने चाहिए दैट आर रेटेड फॉर द स्पेसिफाइड इलेक्ट्रिक करंट ऑफ द कनेक्शन। और जब हम कहते हैं अच्छी क्वालिटी की वायर, अच्छी क्वालिटी के प्लग, अच्छी क्वालिटी के सॉकेट, इसका मतलब इनमें इतनी कैपेसिटी होनी चाहिए जो नेसेसरी करंट होता है उसको ये बियर कर सके, बर्दाश्त कर सके और सपोर्ट कर सके। अब आगे देखिए क्या बताया गया, एवर हर्ड ऑफ। अब देखिए बियॉन्ड हाउस होल्ड यूज़, यानी कि अभी हमने देखा कि इलेक्ट्रिक करंट की वजह से हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस होता है, हीट प्रोड्यूस होती है, तो घरों में तो यूज़ होता है, ये तो हमने देख लिया। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट हैज़ सेवरल इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस, लेकिन ये फैक्ट्रीज़ में, इंडस्ट्रीज़ में भी यूज़ होता है ये हीटिंग इफेक्ट, जो कि इलेक्ट्रिक करंट की वजह से प्रोड्यूस होता है। वन नोटेबल एग्जाम्पल इज़ इन स्टील मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़, और एक एग्जाम्पल हम देखने जा रहे हैं जो स्टील मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ में होता है, जहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट का हीटिंग इफेक्ट यूज़ किया जाता है। वेयर अ स्पेशली डिज़ाइंड हाई टेम्परेचर फर्नेस, यहाँ पर एक स्पेशली डिज़ाइन किया गया एक हाई टेम्परेचर वाला फर्नेस यानी भट्टी तैयार की जाती है, जो कि एनक्लोज्ड स्पेस बिल्ट टू जनरेट हीट। एक एनक्लोज स्पेस होता है जो कि हीट जनरेट करने के लिए बनाया जाता है। यूजेज इलेक्ट्रिक करंट, इसमें इलेक्ट्रिक करंट का यूज़ किया जाता है टू प्रोड्यूस हीट। दिस इज़ यूज टू मेल्ट एंड रिसाइकल स्क्रैप स्टील। फिर जब इसमें बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस हो जाती है तो इससे जो स्क्रैप स्टील होता है, ठीक है, उसको मेल्ट किया जाता है और रिसाइकिल करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है, कन्वर्टिंग इट इनटू यूजेबल स्टील। यानी पुराना स्टील आया, उसको इस भट्टी में, इस फर्नेस में जो हीट प्रोड्यूस हुई इलेक्ट्रिक करंट की वजह से, उसके साथ इसको फिर मेल्ट किया गया और फिर इसको यूजेबल स्टील में कन्वर्ट कर दिया जाता है। अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ देखिए क्या बताया गया है, द पोर्टेबल सोर्सेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी सच एज सेल्स एंड बैटरीज, यानी कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रिसिटी के पोर्टेबल सोर्सेज होते हैं जैसे कि सेल्स और बैटरी। सेल क्या, सिंगल सेल को हम सेल कहते हैं, दो या दो से ज़्यादा सेल से कनेक्टेड होते हैं तो उनको बैटरी कहते हैं। तो इनको आप कहीं भी लेकर भी जा सकते हैं, ठीक है, तो मतलब कैरी करना भी ईजी होता है। तो इसलिए लिखा गया था पोर्टेबल सोर्सेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी सच एज सेल्स एंड बैटरीज आर सो फैसिनेटिंग, ये बहुत ही फैसिनेटिंग है, मतलब अट्रैक्टिव कह सकते हैं। यूजिंग दिस वी कुड लाइट अप अ स्मॉल लैम्प, इनको यूज़ करके हम एक लैम्प को जला सकते हैं, मेक अ मैग्नेट बना सकते हैं, एंड हीट अप अ वायर, और एक वायर को गर्म भी कर सकते हैं। लेकिन यहाँ देखिए ये स्टूडेंट क्या कहते हैं, येस बट हैव यू एवर वंडर्ड व्हाट इज़ इनसाइड दिस सेल्स, क्या आप जानते हो कि इन सेल्स के अंदर क्या होता है, एंड बैटरीज, इन सेल्स और बैटरीज के अंदर क्या होता है, दैट प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिसिटी, कि ये तो ठीक है इनसे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है सेल और बैटरी से, लेकिन इन सेल और बैटरी के अंदर ऐसा होता क्या है जिससे कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। ये चीज़ें अब यहाँ पर हम सीखने जा रहे हैं। अब देखिए, हाउ डज अ बैटरी जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, एक बैटरी इलेक्ट्रिसिटी कैसे जनरेट करती है ये अब हम देखेंगे। लेट अस स्टार्ट विद वन ऑफ द अर्लीस्ट टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक सेल्स एवर मेड। अब हम देखेंगे कि सबसे पहले जो सेल बनाई गई थी ना, इलेक्ट्रिक सेल, उसके बारे में यहाँ पर हम देखेंगे कि वो कैसे काम किया उसने, कैसे ये पहली इलेक्ट्रिक सेल बनाई गई। तो यहाँ पर इसको नाम दिया गया है वोल्टेक सेल। अब ध्यान से देखिएगा, अ वोल्टेक सेल, इसका एक और नाम भी है, ऑल्सो नोन एज गैल्वेनिक सेल। इसको वोल्टेक सेल भी कहते हैं, गैल्वेनिक सेल भी कहते हैं। क्यों कहते हैं बाद में भी आपको समझ आ जाएगा। इज शोन इन फिगर 4.7, ये यहाँ पर इस फिगर में दिखाया भी गया है, ठीक है। इट कंटेन्स 2 मेटल प्लेट्स, इसमें 2 मेटल प्लेट्स होती हैं, एक ये नज़र आ रही होगी आपको और एक ये नज़र आ रही होगी, और इनको कहा जाता है इलेक्ट्रोड्स, ठीक है, जो कि यहाँ पर हम पढ़ेंगे भी, द प्लेट्स कॉल्ड इलेक्ट्रोड्स, ये बाद में हम यहाँ पर आएंगे। इट कंटेन्स 2 मेटल प्लेट्स, जो हमने देख ली, मेड ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स, ये अलग अलग मटेरियल की बनी हुई मेटल प्लेट्स होती हैं, एक ये
और एक ये, ठीक है। एंड लिक्विड कॉल्ड एन इलेक्ट्रोलाइट, और इसमें एक लिक्विड होता है जो यहाँ पर आप देख सकते हैं, जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोलाइट। प्लेस्ड इन अ ग्लास और प्लास्टिक कंटेनर, इसको लिक्विड को रखा जाता है और ये जो प्लास्टिक प्लेट्स, ये जो मेटल प्लेट्स है, मेटल प्लेट्स और ये जो लिक्विड है, इनको रखा जाता है प्लास्टिक के कंटेनर में या ग्लास के कंटेनर में। द प्लेट्स कॉल्ड इलेक्ट्रोड्स, इन प्लेट्स को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोड कहते हैं। तो एक इलेक्ट्रोड ये नज़र आ रहा है, एक इलेक्ट्रोड ये नज़र आ रहा है। यहाँ पर ये लिखा भी हुआ है इलेक्ट्रोड 2 नाम इसको दिया गया है, इलेक्ट्रोड 1 इसको नाम दिया गया है, ठीक है। पार्टली डिप्ड इन द इलेक्ट्रोलाइट, यानी ये जो आपके इलेक्ट्रोड होते हैं ना, इनको देखिए कि इनका कुछ हिस्सा इलेक्ट्रोलाइट में, इस सॉल्यूशन में डाला गया है या इस लिक्विड में डाला गया है। विच इज़ यूजली अ वीक एसिड। अब यहाँ पर ये इलेक्ट्रोलाइट की बात की जा रही है, जो ये लिक्विड है ना इलेक्ट्रोलाइट, अब इस इलेक्ट्रोलाइट की बात की जा रही है। यहाँ लिखा भी हुआ है कि इलेक्ट्रोलाइट का यहाँ पर इसका मतलब क्या है। विच इज़ यूजली अ वीक एसिड और सोल्ट सोल्यूशन, यानी ये जो लिक्विड होता है इलेक्ट्रोलाइट होता है, या तो ये वीक एसिड और सोल्ट सोल्यूशन होता है, ठीक है। अ केमिकल रिएक्शन बिटवीन द प्लेट्स एंड द इलेक्ट्रोलाइट प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिसिटी, यानी ये जो प्लेट्स हैं इनके बीच में और ये जो नीचे लिक्विड है इलेक्ट्रोलाइट, इनके बीच में केमिकल रिएक्शन होता है और इससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। ये जो इलेक्ट्रोड 1 है, इलेक्ट्रोड 2 है, ये प्लेट्स हो गई और ये नीचे इलेक्ट्रोलाइट, ये लिक्विड हो गया, इनके बीच में केमिकल रिएक्शन हुआ और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हुई। अब आगे देखते हैं। व्हेन द करंट इज कनेक्टेड, व्हेन द सर्किट इज कनेक्टेड, जब सर्किट पूरा कनेक्टेड होता है, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, व्हेन द सर्किट इज कनेक्टेड इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज फ्रॉम द पॉजिटिव टर्मिनल थ्रू द सर्किट टू द नेगेटिव टर्मिनल। तो जो करंट होता है, यहाँ पर आप एरो देख रहे हैं, ये डायरेक्शन दिखा रहा है कि पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ ऐसे एक करंट जाता है और बीच में ये इलेक्ट्रिक लैंप लगा हुआ है। तो जब ये सर्किट कंप्लीट हो जाता है तो ये लैंप ग्लो करता है। अब आगे देखिए, ओवर टाइम द केमिकल्स गेट्स यूज्ड अप, यानी कि समय के साथ साथ जैसे जैसे यूज़ होता जाएगा, यहाँ पर जो केमिकल होगा वो पूरा यूज़ हो जाएगा। एक टाइम आएगा जब वो केमिकल बिल्कुल ही यूज़ हो चुका होगा, अब उसमें कुछ नहीं बचेगा, मतलब अब केमिकल यूज़ होने के लिए उसमें कुछ नहीं बचेगा। एंड द सेल स्टॉप्स वर्किंग, फिर ये सेल काम करना बंद कर देती है। बिल्कुल ऐसे सेल और बैटरी में होता है कि एक समय के बाद उनका केमिकल पूरा यूज्ड हो जाता है, फिर वो काम करना बंद कर देते हैं। इट इज़ कॉल्ड डेड, एंड फिर उसको हम कहते हैं सेल डेड हो गई है। एंड कैन नॉट सप्लाई एनी मोर इलेक्ट्रिसिटी, फिर उसमें और इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई नहीं हो सकती है। जैसा कि हमने देखा था कि इस सेल को वोल्टेक सेल या गैल्वेनिक सेल कहा गया, इसका रीज़न यहाँ पर अब आपको समझ आएगा। एवर हर्ड ऑफ द वोल्टेक और गैल्वेनिक सेल्स गेट देयर नेम्स फ्रॉम 2 इटालियन साइंटिस्ट। इटली के 2 साइंटिस्ट के नाम पर इनका सेल का नाम रखा गया। एक का नाम था एलेजेंड्रो वोल्टा, यहाँ से वोल्टेक आ गया नाम, एंड लुइगी गैल्वेनी, ठीक है। तो यहाँ से ये वाला नाम आया, जो ये नाम था गैल्वेनिक सेल, ठीक है। इन द लेट 1700s में गैल्वेनी नोटिस्ड दैट अ डेड फ्रॉग्स लेग किक्ड व्हेन टच्ड विद 2 डिफरेंट मेटल्स, यानी कि लेट 1700s में गैल्वेनी ने नोटिस किया कि जब किसी डेड फ्रॉग लेग को अगर हम टच करते हैं 2 डिफरेंट मेटल्स के साथ, तो उसके लेग में कोई हरकत होती है, वो मूव करती है, किक करती है एक तरह से, ठीक है। और वो डिफरेंट मेटल कौन से थे? कॉपर एंड आयरन। इट वॉज ऑलरेडी नॉन बाय देन, यानी उस समय तक ये बात पता थी दैट इलेक्ट्रिसिटी कुड स्टिमुलेट मस्कुलर मोशन, कि इलेक्ट्रिसिटी की वजह से मस्कुलर मोशन हो सकता है, मसल्स में मोशन आती है। एंड गैल्वेनी थॉट द इलेक्ट्रिसिटी केम फ्रॉम द फ्रॉग इटसेल्फ, गैल्वेनी को लगा ये जो इलेक्ट्रिसिटी है फ्रॉग में से आ रही है। बट वोल्टा हैड अ डिफरेंट आइडिया, लेकिन जो दूसरा साइंटिस्ट था वोल्टा, उसके दिमाग में कोई और ही आइडिया आ रहा था, उसने कुछ और ही सोचा। ही बिलीव्ड, उसको विश्वास था द इलेक्ट्रिसिटी केम फ्रॉम द मेटल्स, उसको विश्वास था कि इलेक्ट्रिसिटी मेटल से आ रही है, एंड नॉट द फ्रॉग, फ्रॉग से नहीं आ रही है। टू टेस्ट दिस, और इसको टेस्ट करने के लिए ही यूज्ड सॉल्ट वाटर सोक्ड पेपर, उसने एक ऐसा पेपर लिया जिसमें, जो कि सॉल्ट वाटर से अच्छी तरह भिगो के उसने एक पेपर ले लिया, ठीक है, इंस्टेड ऑफ द फ्रॉग्स लेग, और उसने फ्रॉग लेग को यूज़ नहीं किया। एंड स्टिल गॉट एन इलेक्ट्रिक करंट, फिर भी उसको इलेक्ट्रिक करंट का वहाँ पे पता चल गया। दिस शोड दैट इट वॉज द कॉम्बिनेशन ऑफ मेटल्स एंड लिक्विड, इससे पता चला कि ये कॉम्बिनेशन है मेटल्स का और लिक्विड का, दैट जनरेटेड इलेक्ट्रिक करंट, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक करंट जनरेट हुआ, लीडिंग टू द इन्वेंशन ऑफ द फर्स्ट बैटरी, और यहाँ से फर्स्ट बैटरी की इन्वेंशन हुई। अब इसके बाद यहाँ पर देखिए क्वेश्चन है, कैन वी ऑल्सो मेक अवर ओन वोल्टेक सेल यूजिंग ईजिली अवेलेबल मटेरियल्स, क्या कुछ ईजिली अवेलेबल मटेरियल्स के साथ हम खुद का वोल्टेक सेल बना सकते हैं? तो इसके आंसर में, मतलब इसका आंसर तो वैसे यस है, हम बना सकते हैं। तो इसको इस एक्टिविटी के द्वारा समझते हैं।
टेक 5 और 6 जूसी लेमन्स, जैसा कि यहाँ आप देख सकते हैं हमने यहाँ पर कुछ जूसी लेमन्स लिए हैं, नींबू। फिर कॉपर वायर लीजिए, कॉपर स्ट्रिप्स लीजिए जिनकी थिकनेस 1 से 2 मिलीमीटर थिक होनी चाहिए, ये कॉपर स्ट्रिप। एंड आयरन नेल्स लीजिए। ऑल्सो टेक 1 एलईडी, एक एलईडी लीजिए। एंड सम कनेक्टिंग वायर्स, और कुछ कनेक्टिंग वायर्स लीजिए। अब इसके बाद क्या करना है, इंसर्ट द कॉपर वायर एंड द आयरन नेल इन वन ऑफ द लेमन्स कीपिंग दैम अपार्ट बाय अ स्मॉल डिस्टेंस एज शोन इन फिगर 4.8 है। ये वाली फिगर देखिए 4.8 है। इस लेमन को देखिए तो इसमें आप देख सकते हैं ये आयरन नेल लगा दी, साथ में कॉपर वायर भी लगा दी, और ये नींबू है, ये जो लेमन है, इनके बीच में थोड़ा थोड़ा सा डिस्टेंस रखना है। रिपीट द अबव स्टेप फॉर ऑल द रिमेनिंग लेमन्स, और फिर यही चीज़ आपने बाकी लेमन में भी करनी है। आयरन नेल लगानी है, साथ में ये आपने जो कॉपर वायर है वो भी लगानी है, जो कि यहाँ आप इस इमेज में, इस फिगर में आसानी से ईजिली देख सकते हैं। अब उसके बाद देखिए क्या कहा गया, जॉइन द कॉपर वायर्स एंड नेल्स एज शोन इन फिगर 4.8b। फिर फिगर 4.8b में जैसा दिखाया गया है आपको कॉपर वायर्स और नेल्स को ज्वाइन करना है, ठीक है। उसके बाद कनेक्ट द एलईडी बिटवीन द कॉपर वायर ऑफ द फर्स्ट लेमन एंड द आयरन नेल ऑफ द लास्ट लेमन यूजिंग कनेक्टिंग वायर्स। कनेक्टिंग वायर्स का यूज़ करेंगे, जैसे कि यहाँ पर देखिए, इस पार्ट को ज़रा ध्यान से देखिएगा, ठीक है, इस चीज़ को ध्यान से देखिए। ये एलईडी है, एलईडी की जैसे कि हमने पिछली क्लासेस में भी पढ़ा है कि एलईडी की एक तरफ से तो वायर थोड़ी ऐसे लंबी होती है और एक तरफ से इसकी जो वायर होती है वो थोड़ी छोटी लेंथ की होती है। जो इसकी बड़ी वाली वायर है ना, जैसे कि ये बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ी जाती है और छोटी वायर नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ी जाती है। तो इसकी जो ये वाली साइड है, ये देखिए, ये यहाँ पर इस कॉपर वायर के साथ जोड़ी गई है और इधर से इस एलईडी को जोड़ा गया इस आयरन नेल के साथ, ठीक है। यही चीज़ यहाँ लिखी है, जरा इसको एक बार फिर पढ़ते हैं। कनेक्ट द एलईडी बिटवीन द कॉपर वायर ऑफ द फर्स्ट लेमन, पहले लेमन के कॉपर वायर के साथ जोड़ा गया, एंड द आयरन नेल ऑफ द लास्ट लेमन, और जो लास्ट वाला जो ये लेमन है इसके आयरन नेल के साथ जोड़ा गया कनेक्टिंग वायर का यूज़ करके। कनेक्टिंग वायर आपको नज़र आ रही है, रेड और ग्रीन, यहाँ पर ये रेड है, यहाँ पर ये ग्रीन है, ये भी आपको नज़र आ गया होगा। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, आपको क्या दिखाई देता है, क्या आप ऑब्जर्व करते हैं। डज द एलईडी ग्लो, क्या ये एलईडी ग्लो करती है। और आप यहाँ पर इस फिगर में भी देख सकते हैं, जो ये वाली फिगर दी गई है यहाँ पर, कि ये जो आपकी कॉपर स्ट्रिप थी, एक इसके साथ कनेक्टिविटी होगी जो आपकी कनेक्टिंग वायर है, और फिर वो जाकर जुड़ेगी एलईडी के साथ, और इधर से ये आयरन नेल के साथ जुड़ेगी। तो ये आपके पास दो फिगर है, आप चाहे तो यहाँ से भी समझ सकते हैं किस तरीके से हुआ है, और इस वाली फिगर से भी समझ सकते हैं। बस आपको ये याद रखना है कि जो एलईडी की जो बड़ी वाली साइड होती है ना, ये बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ जुड़ी होनी चाहिए, और छोटी वाली साइड नेगेटिव टर्मिनल के साथ, तभी एलईडी ग्लो करेगी, वरना एलईडी ग्लो नहीं करेगी। अब देखिए यहाँ क्या बताया गया, इफ़ द एलईडी डज नॉट ग्लो, अगर एलईडी ग्लो नहीं करती, रिवर्स इट्स कनेक्शन रिवर्स कर दीजिए। एलईडी ग्लो नहीं करी, समझ जाइए कि जो बड़ी वाली साइड है एलईडी की वो नेगेटिव टर्मिनल के साथ जुड़ गई है और छोटी साइड पॉजिटिव के साथ, तो वही आपको समझ जाना है और कनेक्शन को रिवर्स कर देना है। यानी कि एलईडी की बड़ी वाली साइड को आप पॉजिटिव टर्मिनल के साथ जोड़ेंगे और नेगेटिव छोटी साइड को नेगेटिव टर्मिनल के साथ। और ये पता कैसे चलेगा कि पॉजिटिव टर्मिनल के साथ जुड़ी है नेगेटिव के साथ, सीधी सी बात है, जब एलईडी की बड़ी वाली साइड एलईडी जब ग्लो करने लगे, जब एलईडी ग्लो कर जाएगी तो आप समझ जाइएगा कि ये सही कनेक्टिविटी हो गई है। अब देखिए, डज द एलईडी ग्लो नाउ, क्या अब एलईडी ग्लो करती है। रिमेंबर दैट वी हैव लर्नड अर्लियर, हम पहले भी ये पढ़ चुके हैं, सीख चुके हैं, दैट करंट कैन पास थ्रू एलईडी ओनली व्हेन द पॉजिटिव टर्मिनल लॉन्गर वायर ऑफ द एलईडी इज कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि एलईडी तभी ग्लो करती है जब एलईडी की जो लंबी वाली वायर होती है वो पॉजिटिव टर्मिनल के साथ जुड़ी होनी चाहिए। इसको यहाँ पर जैसा लिखा गया इसको एज इट इज़ पढ़ लेते हैं, इस चीज़ को देख लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट है कि रिमेंबर दैट वी हैव लर्नड अर्लियर दैट करंट कैन पास थ्रू एलईडी ओनली व्हेन द पॉजिटिव टर्मिनल यानी लॉन्गर वायर ऑफ द एलईडी जब कनेक्ट होती है पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी के साथ, और जो नेगेटिव टर्मिनल होता है एलईडी का यानी कि जो शॉर्टर वायर होती है वो जब कनेक्ट होती है नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी के साथ। ये चीज़ आपने याद रखनी है कि एलईडी का जो ये बड़ा वाला साइड है ये पॉजिटिव टर्मिनल है और ये बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से ही कनेक्ट होनी चाहिए। एलईडी की छोटी साइड नेगेटिव टर्मिनल है और ये बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से ही कनेक्ट होनी चाहिए, तभी एलईडी ग्लो करेगी। अब जैसे ही एलईडी ग्लो करे आपको पता चल जाएगा कनेक्शन बिल्कुल सही है और सेल वर्किंग है। अ ग्लोइंग एलईडी इंडिकेट्स, एक ग्लोइंग एलईडी दिखाती है दैट योर सेल इज़ वर्किंग, कि आपके सेल काम कर रही है। इन दिस सेल द मेटल इलेक्ट्रोड्स आर द कॉपर वायर्स एंड द आयरन नेल्स। तो ये जो आपने अपनी तरफ से जो ये एक्सपेरिमेंट किया,
ये लेमन लिया, आयरन नेल ली, कॉपर वायर ली। इसमें अब क्या हो रहा है, इसमें जो मेटल इलेक्ट्रोड का काम कौन कर रहा है, मेटल इलेक्ट्रोड का काम कर रहा है कॉपर वायर और आयरन नेल्स। और इलेक्ट्रोलाइट का काम कौन कर रहा है, वो जो लेमन जूस है वो इलेक्ट्रोलाइट का काम कर रहा है। जैसे यहाँ ऊपर भी हमने देखा था ना, ये इलेक्ट्रोलाइट था, यहाँ पर ये लिक्विड हो गया, और ये आपके जो इलेक्ट्रोड थे वो यहाँ पर एक ये था पॉजिटिव और ये था नेगेटिव। तो यहाँ पर आपकी आयरन नेल और कॉपर वायर इलेक्ट्रोड का काम कर रहे हैं और आपका लेमन जूस इलेक्ट्रोलाइट का काम कर रहा है। विच हेल्प कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, जो कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने में हेल्प कर रहे हैं। यू में ऑल्सो यूज सॉल्ट सोल्यूशन इंस्टेड ऑफ लेमन जूस। अगर आप चाहें तो लेमन जूस की जगह इस एक्टिविटी में, इस एक्सपेरिमेंट में सॉल्ट सोल्यूशन का भी यूज़ कर सकते हैं। अब इसके बाद यहाँ पर कुछ और ज़रूरी चीज़ें भी बताई गई है। स्टेप फर्दर, सम कॉमन मेटल पेयर्स फॉर वोल्टेक्स सेल्स आर। अब जैसे ऊपर हमने देखा कि हमने कॉपर वायर यूज़ की इस एक्टिविटी में, आयरन नेल यूज़ की, ऐसे ही आप जिंक और कॉपर यूज़ कर सकते हैं, जिंक सिल्वर यूज़ कर सकते हैं, एल्यूमिनियम और कॉपर यूज़ कर सकते हैं, आयरन कॉपर यूज़ कर सकते हैं, मैग्नीशियम कॉपर यूज़ कर सकते हैं, और इसके अलावा लेड और कॉपर यूज़ कर सकते हैं। सम मेटल्स लाइक कॉपर, जैसे कि कॉपर हो गया, कॉपर पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरह काम करता है। येट सम अदर मेटल्स जैसे कि जिंक हो गया, जिंक नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरह काम करता है। दिस इज ड्यू टू देयर केमिकल प्रॉपर्टीज़, और ये उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ की वजह से ऐसा होता है। वी विल लर्न मोर अबाउट दिस इन द हायर ग्रेड्स। इसके बारे में हम बड़ी क्लासेस में और ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे। अब आगे देखते हैं। अब हम देखेंगे ड्राई सेल्स। जैसे ऊपर हमने देखा था ना कि वो जो इलेक्ट्रोलाइट था वो लिक्विड था, ठीक है, लेकिन अब हम ड्राई सेल देखने जा रहे हैं जिसमें जो इलेक्ट्रोलाइट होता है वो लिक्विड नहीं होता, बल्कि उसकी जगह थिक मॉइस्ट पेस्ट होता है। यानी थोड़ा थिक होता है, मॉइस्ट मतलब हल्का सा मॉइस्चर, और उस एक पेस्ट की तरह होता है, वो लिक्विड नहीं होता, इसलिए इसको ड्राई सेल कहते हैं। देखिए, वोल्टेक्स सेल्स वर एन इम्पॉर्टेंट डिस्कवरी। वोल्टेक्स सेल एक बहुत ही ज़रूरी डिस्कवरी थी, बट दे आर नॉट कन्वीनियंट फॉर एवरीडे यूज़। लेकिन ये एवरीडे यूज़ के लिए इतनी ईजी नहीं थी यूज़ करना, कन्वीनियंट नहीं था, कंफर्टेबल नहीं था। इंस्टेड ड्राई सेल्स आर वन ऑफ द मोस्ट वाइडली यूज्ड इलेक्ट्रिक सेल्स टुडे। बल्कि आज के समय पर सबसे ज़्यादा जो ये यूज़ किया जाता है, ड्राई सेल्स को यूज़ किया जाता है। दे आर कॉल्ड ड्राई बिकॉज द इलेक्ट्रोलाइट इज नॉट अ लिक्विड। इनको ड्राई सेल इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये इनमें जो इलेक्ट्रोलाइट होता है वो लिक्विड नहीं होता, बट अ थिक मॉइस्ट पेस्ट। जैसा कि पहले ही मैंने आपको बताया कि इसमें जो इलेक्ट्रोलाइट होता है वो थिक मॉइस्ट पेस्ट होता है। अब आगे देखिए, द स्ट्रक्चर ऑफ अ ड्राई सेल इज शोन इन फिगर 4.9। यहाँ पर आप ये स्ट्रक्चर देख सकते हैं। ये ड्राई सेल में नेगेटिव टर्मिनल होता है, इस साइड पे आपका ये पॉजिटिव टर्मिनल होता है। इट कंसिस्ट ऑफ जिंक कंटेनर। सबसे पहले तो ये जिंक कंटेनर देखिए, ये कंटेनर है, ये जो ऐसे आपको ये नज़र आ रहा है ना, ये जिंक कंटेनर है, ठीक है। ध्यान से समझिएगा इन चीज़ों को। सबसे पहले हम जिंक कंटेनर के बारे में पढ़ रहे हैं। विच एक्ट एज अ नेगेटिव टर्मिनल, यानी कि जिंक कंटेनर नेगेटिव टर्मिनल का काम करता है। एंड अ कार्बन रोड, ये बीच में आपको ये कार्बन रोड नज़र आ रही होगी, ठीक है। अब इसके बारे में देखते हैं। एंड अ कार्बन रोड एट द सेंटर, ये कवर्ड होती है विद मेटल कैप दैट एक्ट एज द पॉजिटिव टर्मिनल। ये कार्बन रोड जो होती है ये पॉजिटिव टर्मिनल का काम करती है। ये कार्बन रोड बताया गया, एरो यहाँ तक आया हुआ ना, ये पॉजिटिव टर्मिनल का काम करती है। द कार्बन रोड इज सराउंडेड बाय द पेस्ट लाइक इलेक्ट्रोलाइट। इसके चारों तरफ आपको ये इलेक्ट्रोलाइट की पेस्ट लाइक ये नज़र आ रहा होगा, ये यहाँ पर ये चारों तरफ ये होता है, इसका इलेक्ट्रोलाइट है ये, ठीक है। ये पेस्ट लाइक इलेक्ट्रोलाइट होता है, और यहाँ पर ये मेटल कैप बताई गई है। अब आगे देखिए, द ड्राई सेल इज़ अ सिंगल यूज सेल। सिंगल यूज सेल मतलब जब तक इसके अंदर पावर है, जब तक ये इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकती है तब तक ये करेगी। एक बार इसका ये ख़त्म हो गया तो उसके मतलब पूरा यूज़ कर लिया आपने इसको, फिर इसके बाद किसी काम की नहीं होती, फिर इसको डिस्पोज करना पड़ता है। वही लिखा है, द ड्राई सेल इज़ अ सिंगल यूज सेल, मीनिंग वंस इट इज़ यूज्ड अप, एक बार इसको पूरी तरह से यूज़ कर लीजिए, इट हैज़ टू बी डिस्पोज ऑफ, फिर इसको ख़त्म करना पड़ता है। फॉर सेवरल एप्लीकेशंस, कई कामों के लिए रिचार्जेबल बैटरीज आर इंक्रीजिंगली बीइंग यूज नाउ। आजकल बहुत सी जगहों पे, ज़्यादातर जगहों पर अब जो रिचार्जेबल बैटरी है ना, जो बार बार रिचार्ज होती है, उनको अब ज़्यादा यूज़ किया जाता है। जबकि जो ड्राई सेल वाली बैटरी है ये सिंगल यूज मानी जाती है, मतलब एक बार यूज़ किया और उसके बाद ये ख़त्म। लेकिन आजकल रिचार्जेबल बैटरीज ज़्यादा यूज़ होती हैं। अब हम देखेंगे रिचार्जेबल बैटरीज़ के बारे में। रिचार्जेबल बैटरीज कैन बी रिचार्ज एंड रीयूज्ड मल्टीपल टाइम्स, यानी जो रिचार्जेबल बैटरीज होती हैं इनको बार बार रिचार्ज किया जा सकता है, बार बार यूज़ किया जा सकता है।
दिस प्रिवेंट्स वेस्टेज एंड सेव्स मनी ओवर टाइम एज वेल। इससे वेस्टेज भी बचती है और पैसा भी बचता है, क्योंकि बार बार आपको नई बैटरी नहीं खरीदनी पड़ती है। ये ड्राई सेल में हमने क्या देखा है, एक बार ये यूज़ हो गई अच्छी तरीके से, उसके बाद ये ख़त्म, लेकिन इसको आप बार बार रिचार्ज कर सकते हैं। अब ये कहाँ कहाँ यूज़ होती है, इस फिगर में आप देख सकते हैं। लैपटॉप्स में इस तरीके की बैटरीज यूज़ होती है। आप लैपटॉप रिचार्ज करते हैं ना, मोबाइल रिचार्ज करते हैं, उसमें ऐसी बैटरी होती है रिचार्जेबल बैटरीज। मोबाइल फ़ोन्स में, कैमराज में, इन्वर्टर में होती है आपकी रिचार्जेबल बैटरी। फिर व्हीकल्स में होती है, जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स होते हैं। फिर चार्जिंग का मोबाइल फ़ोन, ये सब यहाँ पर आपने जो देखा ये सब रिचार्जेबल बैटरीज के एग्जाम्पल हैं। अब इसी चीज़ को यहाँ थोड़ा और डिटेल में बताया गया। देयर आर मैनी डिफरेंट काइंड्स ऑफ रिचार्जेबल बैटरीज। कई प्रकार की रिचार्जेबल बैटरीज होती हैं दैट आर यूज फॉर डिफरेंट एप्लीकेशन, जो अलग अलग कामों में, अलग अलग एप्लीकेशन इनके होते हैं, अलग अलग डिवाइसेज में यूज़ होती हैं। फ्रॉम स्मॉल बैटरीज होती हैं रिचार्जेबल, जो कि वॉचेज़ में यूज़ होती है, फ़ोन्स में यूज़ होती है, टू बैटरीज यूज्ड इन लैपटॉप। फिर ऐसी बैटरीज भी होती है जो लैपटॉप में यूज़ होती है, टैबलेट्स में यूज़ होती हैं। फिर आप बिगर बैटरीज पर आ जाते हैं, जिससे कि इन्वर्टर चलते हैं, और ये इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स में यूज़ होती हैं। हाउएवर रिचार्जेबल बैटरीज ऑल्सो डू नॉट लास्ट फॉर एवर। लेकिन ऐसा नहीं है कि रिचार्जेबल बैटरीज भी हमेशा ज़िंदगी भर चलती रहेगी, नहीं, एक समय के बाद इनकी भी लाइफ ख़त्म हो जाती है। ठीक है, आफ्टर बीइंग चार्ज एंड यूज्ड मैनी टाइम्स, कई बार चार्ज करने के बाद, कई बार यूज़ करने के बाद, दे स्लोली वियर आउट, धीरे धीरे फिर वो ख़त्म होने लगती हैं। लेकिन फिर भी अगर आप ड्राई सेल के कंपैरिजन में देखें तो बहुत ज़्यादा चलती हैं। और यहाँ देखिए क्या बताया गया, ओह सो दिस इज़ द रीज़न वाई आफ्टर अ ईयर और टू द फ़ोन बैटरी रिक्वायर्स चार्जिंग मोर ऑफन। तो यहाँ ये स्टूडेंट यही कह रहा है कि अच्छा ये रीज़न है कि जब फ़ोन को 1 या 2 साल हो जाते हैं तो उसको हमें और ज़्यादा रिचार्ज करना पड़ता है, और ज़्यादा चार्ज करना पड़ता है उसकी बैटरी को, क्योंकि ज़्यादा समय बीतने के साथ साथ धीरे धीरे ये जो रिचार्जेबल बैटरीज होती है इनकी भी जो कैपेसिटी होती है वो थोड़ी कम होने लगती है। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ देखिए क्या बताया गया, स्टेप फर्दर। टुडे द लिथियम आयन बैटरी इज़ द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ रिचार्जेबल बैटरी। यानी आज के समय पर जो सबसे कॉमन टाइप ऑफ रिचार्जेबल बैटरी है वो लिथियम आयन बैटरी है। फाउंड इन ऑलमोस्ट ऑल डिवाइसेज, ये लगभग सभी डिवाइसेज में पाई जाती है, ये यूज़ की जाती है। दैट यूज़ बैटरी, यानी कोई भी ऐसी डिवाइस जिसमें बैटरी यूज़ होती है तो उसमें ज़्यादातर लिथियम आयन बैटरी का ही यूज़ किया जाता है। अब इनमें क्या खास बात होती है लिथियम आयन बैटरी में, दीज बैटरीज रिलाई ऑन स्पेशल मेटल्स। ये जो बैटरी होती है ये कुछ स्पेशल मेटल्स पे रिलाई करती है, उन पे बेस होती है ये, जैसे कि लिथियम पे और कोबाल्ट पे। विच आर माइंड, जिनको कि माइंड यानी ज़मीन से खोद के निकाला जाता है, एक्सट्रैक्ट किया जाता है, एंड प्रोसेस्ड, फिर इनको इस रूप में लाया जाता है जिससे कि यूजेबल फॉर्म में आ जाए इन लिमिटेड पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। लेकिन ये दुनिया में सब जगह ये नहीं होता है, ये दुनिया के कुछ वर्ल्ड के कुछ लिमिटेड पार्ट्स में ही ये फैसिलिटीज़ अभी अवेलेबल हैं। बिकॉज ऑफ दिस, जिसकी वजह से कंट्रीज़ आर नाउ रेसिंग टू सिक्योर सप्लाई, इसलिए कंट्रीज़ अब ये पूरी कोशिश कर रही हैं कि इनकी जो सप्लाई है उसको सिक्योर किया जाए। और हमारे देश में हर कोई कंट्री ये सोचते हैं कि हमारे देश में ये लिथियम और कोबाल्ट से मिलाकर जो है लिथियम आयन बैटरी बनती है, इसकी सप्लाई सिक्योर की जाए, रिसाइकिल ओल्ड बैटरीज़ को रिसाइकिल किया जाए, एंड डेवलप न्यू टेक्नोलॉजी, और नई नई टेक्नोलॉजीज़ निकाली जाए रिचार्जेबल बैटरीज़ की। अब आगे और क्या बताया गया है, साइंटिस्ट आर ऑल्सो वर्किंग ऑन द नेक्स्ट बिग लीप, यानी साइंटिस्ट कुछ और भी आगे का सोच रहे हैं। सॉलिड स्टेट बैटरीज, जैसे हमने देखा था कि सबसे पहले वो लिक्विड इलेक्ट्रोलाइट होता था, उसके बाद फिर जो ड्राई सेल आई उसमें ये मॉइस्ट पेस्ट लाइक फिर ये इलेक्ट्रोलाइट यूज़ होने लगा। अब सॉलिड स्टेट बैटरीज का जो है उसके ऊपर भी काफ़ी काम चल रहा है, यानी कि अब जो इलेक्ट्रोलाइट यूज़ किया जाएगा आने वाले समय में वो सॉलिड स्टेट होगा। कैसे, देखिए, विच रिप्लेस द लिक्विड और पेस्ट लाइक इलेक्ट्रोलाइट, और वो रिप्लेस कर देगा लिक्विड इलेक्ट्रोलाइट को और पेस्ट लाइक इलेक्ट्रोलाइट को विद सॉलिड मटेरियल्स। तो अब जो इलेक्ट्रोलाइट यूज़ होंगे वो सॉलिड मटेरियल होंगे। दीज फ्यूचर बैटरीज, जो फ्यूचर की बैटरीज होंगी वुड बी मच सेफर, ज़्यादा सुरक्षित होंगी, चार्ज फास्ट, जल्दी चार्ज हुआ करेंगी, एंड लास्ट लॉन्गर, और ये बैटरी चलेगी भी लंबे समय तक। इम्प्रूव्ड रिचार्जेबल बैटरीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, ये जो और इम्प्रूव करके जो रिचार्जेबल बैटरीज लाई जाएंगी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एज द वर्ल्ड मूव्स टू डेवलपिंग एनवायरमेंटली फ्रेंडली सोर्सेज ऑफ इलेक्ट्रिक पावर, क्योंकि अब जो दुनिया है वो एनवायरमेंट फ्रेंडली इलेक्ट्रिक पावर की तरफ जा रही है, क्योंकि हर कंट्री में अब यही सोचा जा रहा है पोल्यूशन को कैसे कम किया जाए और एनवायरमेंट फ्रेंडली इलेक्ट्रिक पावर को कैसे हम आगे बढ़ा सकते हैं। तो इसके लिए अब ये जो इम्प्रूव्ड रिचार्ज बैटरीज हैं ये बहुत ज़रूरी हैं। इसके बाद इस चैप्टर की समरी दी गई है, ये सारे पॉइंट्स मैं आपको चैप्टर में अच्छे से एक्सप्लेन कर चुका हूँ, तो इसको मैं दोबारा नहीं समझाऊंगा, सिर्फ इनको रीड कर लेते हैं।
When electric current flows through a conductor like a wire, it produces a magnetic field around it. ये हम पढ़ चुके हैं. This phenomena is known as the magnetic effect of electric current. ये सारा हमने बड़ा डिटेल में आपको अच्छे से समझाया था. Next point, a current carrying coil that behaves as a magnet is called an electromagnet. ये electromagnet जब हमने पढ़ा था तब समझाया था. For practical applications, most electromagnets have an iron core to make them stronger. ये भी पूरा अच्छे से और इजी तरीके से हमने आपको एक्सप्लेन किया था. Generation of heat in conductors due to flow of electric current is known as the heating effect of the electric current. ये भी हमने आपको समझाया था. A cell or battery is a device that generates electric current because of chemical reactions taking place inside it. ये भी हमने आपको समझा दिया है. Rechargeable batteries can be recharged and reused मल्टीपल टाइम्स. ये भी हम आपको समझा चुके हैं. आई होप स्टूडेंट्स आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा. अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन ज़रूर दबाएं जिससे हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे. थैंक यू.